जी चलें जी, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास अभी जितने ही बच्चे बैठे हैं, इट इज़ अज्यूम कि कुछ नहीं आता अकाउंटिंग के हवाले से, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वास्ता इंशाल्लाह जिस बंदे के साथ पढ़ा है, चाहे वो बेसिक्स हो चाहे वो थोड़ा सा एडवांस लेवल क्यों ना हो, इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि कितने शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने कोशिश की। अल्लाह से मेरी दुआ है कि जो भी पढ़ाऊँ आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो और आप लोग तक बात समझ आ जाए, और मुझे अल्लाह इतनी ताकत दे कि मेरी बात आप तक पहुँच सके। रहा सवाल इसका कि किस तरह से मैं बेसिक्स लेके चलूंगा, जब हम शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और जैसे आज हमारी आज फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी नेचुरली, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी कुछ बच्चे हमारे साथ और बैठे हुए थे, अब हम उनको छोड़ के यहाँ पे आ गए। अच्छा, मुझे लग ये रहा है कि FAR 1 के अंदर जो अभी प्योरली बच्चा बैठा हुआ है ना, ऐसी अगर रफली में बात करूं तो उसके अंदर उसने ऑलरेडी कैट 1 पढ़ लिया है। यानी कि अगर हम देखें अभी जो फिलहाल FAR 1 में बच्चा बैठा है, FAR 1 के अंदर तो ये न्यूज अभी आप लोग को वीडियो आ रही है, आवाज क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है जी। आईकॉम 2 साल पढ़ चुके हैं वो लोग। ओ लेवल्स में उन्होंने 3 साल पढ़ा अकाउंटिंग, डन। और फिर उन्होंने ए लेवल्स में तकरीबन 2 साल पढ़ी है अकाउंटिंग। यानी कि हम ये रहे, ठीक है जी। और हम बेसिकली FAR 1 में जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी जो हमारे साथ बच्चे बैठे हुए थे, मैं रिपीट करता हूँ, हमें बेसिकली अपने सराउंडिंग की ऑडियंस को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सर बात बता रहे हैं, जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है वो फॉरन क्लिक हो रही होगी उनको बात, जिनका चले आईकॉम बैकग्राउंड है वो भी इनके मुकाबले में कहीं आसपास ही होंगे, और जिन्होंने ओ लेवल में 3 साल अकाउंटिंग पढ़ी, ठीक, वो भी कहीं यहीं कहीं घूम रहे होंगे। ए लेवल्स में पढ़ी 2 साल, तो वो भी कहीं यहीं कहीं घूम रहे होंगे। और हम ये रहे। तो आप ये देखें कि हम अगर ये रहे और हमने इन लोग के साथ बैठना है और अपने आप को FAR 1 के लेवल पे लेके आना है, तो देखो बेटा, ओ लेवल्स की बात करते हैं 5 साल अकाउंटिंग पढ़ी है उन्होंने, आईकॉम में 2 साल। और सर कैफ 1 का जो लेवल है वो इन सबसे ओल्ड स्कीम के मुताबिक इन सबसे बहुत ज्यादा भारी था, बहुत ज्यादा भारी था। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो सर जब ओल्ड स्कीम के मुताबिक स्टूडेंट आता था, तो उस वक्त भी क्या होता था? ओ लेवल वाले बच्चे बैठे हुए होते थे, सही नहीं? यानी कि पूरे ऑडियंस के अंदर ओ लेवल वाले बच्चे बैठे हुए थे जिन्होंने 5 साल अकाउंटिंग पढ़ी, आईकॉम वाले बच्चे बैठे हुए थे जिन्होंने 2 साल अकाउंटिंग पढ़ी। अब आप बेचारे साइंस बैकग्राउंड के, इंजीनियरिंग या मेडिकल, और आप बड़े एकदम खिंचे खिंचे कि सर क्या होगा कैसे होगा, इन्होंने तो इतनी सारी अकाउंटिंग पढ़ी नहीं, हमें तो पता है कोई नहीं। मैं उस वक्त उनसे ये कहता था, पूछेगा मेरे जो प्रायर स्टूडेंट्स रह चुके हैं, कि यार मुझे सिर्फ आप 1.5 से 2 हफ्ते देना, कुछ टाइम आप मुझे दें, और फिर मैं जिस तरह से आपको जिस मशीनरी से गुजारूंगा, जितनी प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब जितनी एफर्ट करूंगा, आप लोग को ये जो फीलिंग एक आ रही होती थी ना, यार हम साइंस वाले, वो कॉमर्स वाले यूं स्टाइल में बैठे हुए, और हम बोल रहे यार बताओ ये कैसे होगा। कॉमर्स वाले शुरू में तुम्हें नहीं पता, ठीक, और साइंस वाले नहीं यार मुझे नहीं पता, ठीक। तो हम शुरू में तकरीबन 1-1.5 हफ्ते इसी खौफ की कैफियत में गुजार रहे होते थे, और उस वक्त मैं उनको ये बोलता था जस्ट गिव मी 2 वीक्स, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उन 2 हफ्तों के अंदर ऐसा क्या करना है कि उनको ऐसे एक लेवल पे ले आऊं ताकि यार हमें आपस में एक दूसरे से, जिसे कहते हैं ना, भागना ना पड़े,
कि हम बार बार ये बोलेंगे यार ये कॉमर्स वाला, ये साइंस वाला। ये सारी गुफ्तगू इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हम लोग जस्ट एसी दे के आए हैं, हमें पता ही नहीं है अकाउंटिंग की एबीसीडी क्या है, और हमें किन लोग के साथ बिठा दिया है, एक के साथ बिठा दिए। 6 महीने गुजरेंगे, नई स्कीम प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाएगी, तो जो पीआरसी लेके आ रहे होंगे तो उस वक्त ये वाला मामला नहीं होगा जो अभी हम जिस पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। उस वक्त ये डिस्कशन होगा ही नहीं, क्योंकि पीआरसी में अगेन वो एक अच्छे लेवल की अकाउंटिंग पढ़ चुके होंगे, और जब वो एफआर 1 में जाएंगे तो यार वहां पे किसी भी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी दिक्कत परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि आप अभी कहां पे खड़े हुए हैं इसको पहचानना जरूरी। तो अगर मैं आपकी एक क्लास लूं, 2 क्लास लूं, बोलूं बस जाओ जल्दी से आके बैठ जाओ, आप बोले सर क्या बातें कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं कौन है वो लोग जिनके साथ आप हमें बिठा रहे हैं। 6 महीने पढ़ चुके हैं ये लोग, 2 साल पढ़ चुके हैं यार। मैं देखिए सिर्फ आपको आपकी पहचान करवा रहा हूं, ऐसा ना हो कि हम 1 से 2 क्लासेस लें और फौरन वहां पे जाके बैठते हैं, सर ने बात बोली, आवाज आ रही, यस सर समझ आ गया, और हम बोल रहे हैं यार पता नहीं कौन से फिलाई मखलूक के यार इसको बात समझ आती थी मुझे नहीं आती। तो उस फेज से मैंने आप लोग क्या करना है, निकालना है। कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं जिस तरह से जो चीज सोच रहा हूं और जो चीज रियलाइज करवा रहा हूं, खाली मेरी सोच नहीं है, आपको भी पहचान करवा रहा हूं कि आप अभी कहां पे खड़े। तो सर क्या हम लोग कवर अप कर लेंगे? बिल्कुल कवर अप कर लेंगे, जैसे प्राय पहले भी हम कवर अप करते हुए आए थे इस तरह से भी हम कवर अप करेंगे। और एक और चीज वो ये कि इस सेशन में मुझे और दूसरे जो टीचर्स हैं हमारे साथ एफआर 1 में, मैं वो सरसान है, लग ये रहा है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा माइल जाके एफर्ट करनी पड़ेगी। रीजन उसका ये है कि जो आप हमारे साथ अभी आ चुके हैं एफसी के बच्चे, जाहिर सी बात है टाइम तो वेस्ट नहीं कराना ना आपका कि हाँ यार कोई बात नहीं अगली दफा देख लेना, अल्लाह ना करे अगर रुक जाता है तो कोई मसला नहीं। होगा कुछ यूं कि बेसिक्स तो पहले मैं कवर अप कराऊंगा, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन लोगों को आती थी, इन लोगों को आती थी, सही है, और जो जस्ट अभी एफसी दे के आए हैं उनको नहीं आती। बेसिक्स तो उन्होंने कर ली होगी, लेकिन कुछ ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे ना सर वो डिप्रिसिएशन का टॉपिक सर वहां पे हमारा ये वीक रह गया था, या ये हमें नहीं आता, वो बैड डेट में क्या था सर, अक्रूवल्स में क्या था। तो मैं वक्तन फवक्तन, ये मैंने अभी खुद अपने एंड पे ही कह रहा हूं, इट इज नॉट फाइनली डिसाइडेड, मैं ये कह रहा हूं कि वो चीजें जो आपके एफआर 1 में आ रही होंगी, सही है, जिसको हमने बेसिक्स में कवर अप नहीं किया होगा, तो मैं वक्तन फवक्तन हफ्ते में 1 से 2 से 3 क्लासेस एक्स्ट्रा लगा रहा होऊंगा, ताकि उन लोग को एक गिल्ट फील ना हो, या उनको कोई एहसास ही कमतरी फील ना हो कि सर उन लोगों को देखा पहली दफा हमें बात समझ आ जाती हमें नहीं आती। तो उसके लिए वो कुर्बानी मैं देने को तैयार हूं कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़े। क्योंकि यार जिस बच्चे के साथ आप बैठे हुए होगे ना, उसने कैप 1 पढ़ा हुआ है, या तो फेल हो गया, या तो वो पास हो गया, या तो बस पढ़ के बैठा हुआ एग्जामिशन मिल गई, लेकिन उसने पढ़ लिया ऑन अ सीरियस नोट, उसने 4 महीने पढ़ा, तो वो बेसिक सारी क्रॉस करके गुजर चुका। तो मेरी सिर्फ कोशिश क्या है कि अगर मैं आपकी जगह हूं और कोई बंदा मुझे बोले यार जानी तू टेंशन नहीं ले, इन लोगों के साथ जाके मैं तुम्हें बिठाऊंगा, ठीक, और किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत परेशानी होती है ना तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, बस आपने हिम्मत नहीं आती, क्योंकि थोड़ा सा आपको टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है, और टाइम हमारे पास जाहिर सी बात है इतना कोई ज्यादा नहीं है ना, आईकेप पे कोई हमने एक्स्ट्रा टाइम दिया कि वो जेएफसी के बच्चे आ रहे हैं तो उनको सारी बेसिक्स कराने के लिए मैं आपको इतना टाइम एक्स्ट्रा देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या ये वाली बात समझ आई? कोई इसमें मसले मसाइल, कोई ऐसी शिकवे शिकायत आपको नजर आ रहा हो तो प्लीज बताइए। तो हम मेरे ख्याल से अब टाइम वेस्ट किए बगैर अपना काम शुरू कर देते हैं। और जिन्होंने, अच्छा यहाँ पे भी अगर कोई ऐसे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने अकाउंटिंग पहले कुछ पढ़ी हुई है, मैं ये समझ रहा हूँ नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि ये सेशन बेसिकली है ही उन लोग के लिए कि जिसको अकाउंटिंग का ए भी नहीं मालूम, ठीक, जिन्होंने पढ़ लिया था, सही है जी, और उनको लगता है कि उनकी बेसिक्स वीक है, आए बैठे हमारे साथ, और जिनको पता ही नहीं है सर मेडिकल बैकग्राउंड था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, ठीक, बेसिकली उन लोगों के लिए क्लास रखी जा रही है। तो 2 हफ्ते तो हम बोल रहे हैं, ठीक है जी, और 2 हफ्ते जो हम बोल रहे हैं बेसिकली ये भी कई महीनों का काम जो होगा ना, कई महीनों का काम, चाहे आप यहां चले जाओ, चाहे आप यहां चले जाए, यहां चले जाए, कई महीनों का काम मैं 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर रहा हूं, कई महीनों का काम, सही है जी। जब मैं वो काम करवाऊंगा ना आप बोलेंगे सर ये तो हमने अगर कहीं सुना हो तो सर वो तो इतने सारे महीनों का काम था, 2-3 महीने लग गए थे, यहाँ तो आपने 2 हफ्ते में खींच दिया। समझ आ रही है बात? किस लिए? ताकि मैं इस लेवल का आपको ला सकूं।
जब हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आपने परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, तो अपना काम शुरू करते हैं और हेडिंग डाल दें अपने पास अकाउंटिंग। हम जो एफर्ट कर रहे हैं सारे ही इदारों के अंदर पूरे पाकिस्तान भर में सारे ही टीचर्स मेहनत में लगे और एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? सिर्फ इस वजह से कि अभी क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अभी यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनको अकाउंटिंग का कुछ नहीं पता, लेकिन वो बैठे हुए उनके साथ। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम तो क्या सारे इदारों के अंदर सभी लोग लगे हुए। तो इसका मतलब आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। और अगर कोई कहता है कि यार इसे 2 क्लास करा दो और बस ये काम चल जाए, यार मैं इस चीज के टोटल खिलाफ। जब तक आप कुछ नहीं कुछ आपको एक मैकेनिज्म समझ नहीं आ जाता कि यार अकाउंटिंग में हो क्या रहा है, तो मैं आपको कैसे बिठा दूं कि यार चले 2 क्लास ले और जल्दी से शुरू कर दें IAS 36, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। सर मतलब ये तो बातें आप कर रहे हैं सिर्फ ऐसा लग रहा है भरम कराने के लिए। 2 क्लासेस देने के बाद मैं आपको उनके हवाले नहीं कर सकता। एक बेसिक्स हम बना लेंगे जब हम एक लेवल पे आ जाएंगे कि यार आपको किसी भी टीचर की, चाहे FAR 1 में जाके मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उससे आसान इंशाल्लाह कोर्स को शेयर करेंगे। 50-60 या 60-40 का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा, तो आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन एक दफा बेसिक्स हम सबकी जो है ना एटलीस्ट इतनी मुनासिब हो जाए कि हमें आगे चलने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, आज क्या डेट है? 21। अच्छा, मैं आप लोग के साथ एक ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ डॉक्यूमेंट। आप लोग सारे ग्रुप में तो मौजूद है ना? चलो बेटा, बाकी लोग जो है डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। कैप 1 की यहाँ पे हम बात करेंगे अभी बेसिक्स को लेकर। ठीक है जी, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सही है जी, हेडिंग डाल दीजिए अपने पास। अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट में शेयर करता भी हूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज ऐसे पढ़ने वाली नहीं है। सिर्फ मैंने कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट दिया है, अगर आपको ये समझ आता हो। मैंने हेडिंग लिखी हुई है, सही है, 3-4 लाइनें छोड़ दी ताकि आप अपना कंटेंट खुद लिखें। तो इस डॉक्यूमेंट को अगर आप आके केनेस पे पिक करना चाहते हो तो केनेस से भी पिक कर सकते हो। तो एक बंच बना के दे दूंगा जिसके अंदर सारी आपकी बेसिक्स आ रही है। सही है जी, तो रजिस्टर आप अपने निकाल लीजिए। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, कोई आइडिया? अपने पास जरा नोट कीजिए। हम थोड़ा सा बेटा तेज जाएंगे, ठीक है? मतलब मैं बेशक आपको सवाल थ्रो करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी से थ्रो करूंगा और फौरन में आ जाऊंगा, ताकि हम एक रीजनेबल टाइम के अंदर ना बहुत सारे एरिया जो कवर अप करना है उसको हम कवर अप करें। मैं आपको फिर याद दिलाऊं कि आप लोग जिन लोगों के साथ बैठोगे ना FAR 1 के अंदर, वो कौन बच्चे हैं जिन्होंने कैफ 1 पढ़ लिया था ओल्ड स्कीम के मुताबिक। ये वो बच्चे हैं जिनका ओ लेवल्स में 5 साल अकाउंटिंग पढ़ चुके थे। ये वो बच्चे हैं जिनके साथ आप बैठ रहे हो FAR 1 में, जिन्होंने आईकॉम के अंदर जो है 2 साल अकाउंटिंग पढ़ी। ठीक, तो हम वो स्टूडेंट हैं जो उनके साथ जाके बैठने वाले। इंशाल्लाह मैं बड़ा बोल रहा, अल्लाह मेरी मदद करे और इंशाल्लाह आप भी मेहनत करें। हम उस गैप को जो है हर मुमकिन कोशिश करेंगे खत्म कर लें, और कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, कंप्लीट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी। थोड़ा सा फास्ट हम लोग जाएंगे ताकि आप लोग शॉर्ट से शॉर्ट टाइम के अंदर उस एरिया को कवर अप कर सकते। अकाउंटिंग लिखिएगा अपने पास। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग, it is a process of providing, it is a process of providing information about the business transaction. It is a process of
providing information about the business ट्रांजेक्शन। कई सारी डेफिनेशन होगी, अभी हम सिर्फ इनफॉर्मली खेल रहे हैं। सर अकाउंटिंग क्या है? एक तरीके कार है, एक प्रोसेस है। हर चीज को करने का कोई ना कोई तरीकेकार होता है। तो सर अकाउंटिंग जो है वो भी एक क्या है? प्रोसेस है, जिसमें हम लोग जानकारी फराहम करते हैं, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक किससे होता है? किससे होता है? बिजनेस। आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है? बोलिए, ट्रांजेक्शन। तो सर प्रोसेस का वर्ड कोई समझने में दिक्कत नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के अल्फाज में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो हम पहले भी सुन चुके हैं, समझ भी चुके हैं। भाई एक तरीकेकार है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जानकारी फराहम करते हैं। सर किससे मुतल्लिक? अपनी जात से मुतल्लिक नहीं, कारोबार से मुतल्लिक। सही है जी? इट इज अ प्रोसेस। नंबर वन क्या बात हो गई? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या फराहम करते हैं? बोलिए, इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक बोलिए किससे होता है? बोलिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन से। तो सर बिजनेस का वर्ड भी हमने पहले सुना हुआ है। ये ट्रांजैक्शन क्या है? वो कारोबारी लेन देन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? पैसा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर व्हाट इज ट्रांजैक्शन? और यहां पे क्या लिखा हुआ है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। वो कारोबारी लेन देन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? बोलिए, पैसा इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो मेरे साथ तीन बातें आपने रिकॉल करनी अभी की अभी। सर व्हाट इज अकाउंट? यार एक तरीके का, अच्छा क्या होता है इसमें ना? हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किससे मुताल्लिक? बिजनेस से मुताल्लिक, बिजनेस ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक। और ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है? वो कारोबारी लेन देन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? बोलिए, पैसा। तो बेसिकली हमने एक इनफॉर्मली बात को समझने की कोशिश की कि अकाउंटिंग है क्या? एक तरीके का जिसमें हम लोग क्या करते हैं? बोलिए, इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन का ताल्लुक किससे होता है? बोलिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हमने अपनी इस बात को 3 पॉइंट्स के अंदर जॉट डाउन कर लिया। प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक किससे होता है? बोलिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिंपल इज दैट। सर अगली बात मैं कर रहा हूं, हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारे पास FAR 1 में है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चाहिए नहीं? सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? आइए, इज अ वे ऑफ नंबर ए, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, नंबर बी, एनालिसिस ऑफ डेटा, नंबर सी, समराइजिंग, नंबर 4, communicating information to its users। नोट डाउन कीजिएगा 4 बार। कोशिश करके हम रोजाना ही अपनी क्लास लगाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग ये नहीं बोलेंगे सर डेली क्लासेस हो रही है। मैंने आपको बता दिया यार, हम लोग ने जिन लोगों के साथ जाके बैठना है, ठीक, तो उन लोग का खुद का क्या अकाउंटिंग से रिलेटेड बैकग्राउंड रह चुका है, अच्छा खासा रह चुका है। तो क्या हम लोग कवर अप कर लेंगे? कोई नामुमकिन बात नहीं। तभी हम लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अगर नामुमकिन होता तो जाहिर सी बात है हम तो क्या कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा एक बात सुनिएगा, सारे बच्चों ने एफर्ट करनी है, सारे टीचर्स ने एफर्ट करनी है। आप नहीं करेंगे ना, आप पीछे हट जाएंगे, बाकी लोग बाजी ले जाएंगे। हम लोग सिर्फ इसी ख्याल में होंगे यार इतना सारा कोर्स, रोज अकाउंटिंग की क्लास, रोज अकाउंटिंग की, यार ये सारा जिंदगी है। ठीक, करना पड़ेगा। और अगर इसी चीज में आप रोते धोते रहे, आप पीछे हो जाओगे और आपका दोस्त खुद ब खुद आगे निकल जाए। तो अपने पास आपने नोट किया सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? जल्दी से बताइए। एक अगेन प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या? सुनिएगा, अकाउंटिंग क्या है? सर एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जानकारी फराहम करते हैं, उस जानकारी का ताल्लुक किससे होता है? बोलिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सर व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का वर्ड जुड़ गया, शुरू की 1 2 3 बातें जुड़ गई। तो सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है?
ये एक तरीकेकार है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वो सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, कौन सी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस की क्या है, एक बोलिए लैंग्वेज, जैसे उर्दू लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज है, मैथ्स लैंग्वेज है, आप कंप्यूटर पढ़ते हैं वो भी लैंग्वेज पे बेस करती है। आप जो भी बात करेंगे उर्दू में, पंजाबी में, बलोची में, सराइकी में, कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, स्टैट्स पढ़ेंगे, यू जस्ट नेम इट, लैंग्वेज रूल्स पे बेस करती है, वो लैंग्वेज है। और लैंग्वेज किसके ऊपर बेस करती है, बोलिए रूल्स। तो अकाउंटिंग भी क्या है, बिजनेस की, बोलिए एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग भी क्या है, बिजनेस की एक, बोलिए क्या है, लैंग्वेज है, जो के लैंग्वेज है। और लैंग्वेज किस पे बेस करेगी, बोलिए रूल्स पे बेस करेगी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या सर, अकाउंटिंग क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि दिलो दिमाग में आपकी चीजें, अल्फाज खुद ब खुद बैठ जाए। अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन फराहम करना, किससे ताल्लुक होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर ट्रांजैक्शन क्या है, लेन देन, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, बोलिए पैसा, सिंपल इज दैट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एक तरीकेकार है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चूंकि एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज बेस करती है रूल्स पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे, उन सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस रूल के मुताबिक, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक। मैं रिपीट करता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बोलिए रिकॉर्ड करेंगे उन सारी बिजनेस, बोलिए ट्रांजैक्शन को, सही है जी सर, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि ये बात लिखी हुई नहीं है, मैं वर्बली बोल रहा हूं, सर यहां पे रिकॉर्ड तो करेंगे बस ऐसी दिल चाह रिकॉर्ड करनी, नहीं, हम लोग यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। चूंकि मैंने क्या बात बोली, अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज है और लैंग्वेज बेस करती है रूल्स पे, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे वो रूल्स के मुताबिक करेंगे, सही है जी। किस चीज की रिकॉर्डिंग करेंगे, बोलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन की। तो पहला स्टेप क्या बनेगा, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। फिर उस इंफॉर्मेशन का हम लोगों ने क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा, तज्जिया करना होगा। और चूंकि हमारे पास डेटा पहले पूरा बिखरा हुआ था, हमने उस डेटा को क्या किया, उसका एनालिसिस किया, उसका तज्जिया किया, और तज्जिया करने के बाद हम लोगों ने उसकी क्या बनानी होगी, बोलिए एक समरी बनानी होगी, सही है जी। इसके अंदर भी पूरी एक लंबी स्टोरी है, इसके अंदर भी एक लंबी राम कहानी है, इसके अंदर भी एक मामला है लंबा चौड़ा। अभी हम सिंपल दिमाग में डेफिनेशन किस तरह से बता रहे हैं, रिकॉर्ड करेंगे डेटा को, कर लिया रिकॉर्ड, कैसे करोगे, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, सही है जी, कर लिया पहला काम। उसके बाद उस डेटा का हमने क्या करना है, चूंकि डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के बाद हम लोग ने कंक्लूजन तक पहुंचना होगा, मतलब क्या बनानी होगी, बोलिए समरी बनानी होगी। और वो जो समरी हम बनाएंगे, हम उस इंफॉर्मेशन को किन लोगों तक पहुंचाएंगे, जिन लोगों ने उस कारोबार में क्या लगाया वो होगा सरमाया, किन लोगों तक पहुंचाएंगे, जिनका उस कारोबार से किसी ना किसी एतबार से क्या होगा, बोलिए इंटरेस्ट होगा, स्टेक होल्डर्स होंगे, उस तक हमने इन इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, बोलिए फराहम करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, बोलिए एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग नंबर 1 रिकॉर्ड करेंगे डेटा, नंबर 1, उसके बाद उसका एनालिसिस, उसके बाद उसकी समरी बनाने के बाद इंफॉर्मेशन को उन लोगों तक फराहम करेंगे जिसका उन इंफॉर्मेशन से क्या होगा, किसी ना किसी एतबार से क्या होगा, बोलिए ताल्लुक। सबसे मेन ताल्लुक किसका होगा, जिसने उस कारोबार में क्या लगाया, बोलिए सरमाया। डन, क्या ये वाली बात समझ आई। देखिए मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग की खुद की एफर्ट जो है ना वो इतनी ना लगे। हो सकता है कि शुरू में हम चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअली मैं अपना रेपिटेशन जो है ना उसको कम कर दूं, ताकि आप लोग भी इतना चिड़े ना कि सर आप एक बार 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 बार। हम लोगों ने आगे जाना है, टाइम शॉर्ट है, मैं चाह रहा हूं कि एक बात इतनी दफा आपके सामने की जाए ना, क्या बोलो, हाँ भाई माफ कर दे यार, अकाउंटिंग पता है कि एक प्रोसेस है, इसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसका ताल्लुक, अबे यार बिजनेस ट्रांजैक्शन से। यार बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्या जानी, वो कारोबारी लेन देन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा तू बता फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, यार इसमें ना हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किस चीज को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, एवं रिकॉर्ड करें। भाई देख बिजनेस की जो लैंग्वेज है ना वो अकाउंटिंग है, वो क्या है अभी नहीं पता, वो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, सही है जी। उस डेटा को रिकॉर्ड कर लिया, डेटा को जो बोलता नहीं था उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसका क्या किया जाएगा, तज्जिया किया जाएगा। उसके बाद उसकी क्या बनाई जाएगी, समरी। समरी बनाने के बाद जो लोग भूखे प्यासे बैठे होंगे, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ,
उन तक उस इंफॉर्मेशन को हम लोग फराहम कर देंगे। सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है अपने पास, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग is mainly a method of financial accounting is mainly a method of reporting financial performance and financial position of a business। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? एक मेथड है, ठीक है जी, जिसमें हम लोग, नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी से बताइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? बोलिए जल्दी से, प्लीज आप लोग भी पार्टिसिपेट करें जो ऑनलाइन हमारे साथ बच्चे बैठे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है जी? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? जल्दी से बताइए। ठीक है जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? एक मेथड, सही है जी। क्या होता है सर? हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा भाई, क्या होगा उसमें? कारोबार ने कैसा परफॉर्म किया वो बताएंगे उस रिपोर्ट के अंदर, और कारोबार आज कहां पे खड़ा हुआ है, इस हवाले से हम लोग एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। यानी कि सुनो सर, ये जो बात है, सही है जी, ये जो बात है, इसी के नीचे हमने नोट करके लिखा है, अरे यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? एक मेथड। अच्छा, फिर इसमें क्या होगा सर? एक रिपोर्ट बनाई। सर उस रिपोर्ट के अंदर क्या होगा? हमारी कारोबार की कैसी कारकर्दगी रही, और आज हमारा कारोबार कहां पे खड़ा हुआ है, पोजीशन। सर ये परफॉर्मेंस और पोजीशन के हवाले से जरा समझाने की कोशिश कीजिए। सुनो, मेथड के बारे में नहीं बोल रहा कि यार मेथड क्या है, सही है जी, मेथड एक बिल्कुल सिंपल से टर्म है। यहां पे बात क्या हो रही है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन। हमारे लिए ये और ये टर्म जो है थोड़ा समझने वाला। आप लोगों ने कारोबार शुरू किया, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए कारोबार। कितने बोले? 5 लाख। अच्छा जी, उस 5 लाख से आपने माल खरीदा, सही है जी, और जो माल खरीदा उस 5 लाख में से, वो लाख रुपए का माल खरीदा। मैं फिर से पूछता हूं, कितने से कारोबार शुरू किया? बोले 5 लाख। कितने का माल खरीदा? 1 लाख। सर माल को माल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खरीदा गया है, बोलिए, बेचने के लिए। तभी बोलते हैं ना कि सर किसी दुकान में जाते हैं, यार फला चीज चाहिए, वो बोलेगा सर माल अभी शॉर्ट है, या वो बोलेगा सर यानी माल शॉर्ट है, तू 1 हफ्ते बाद चक्कर लगाई। मतलब समझ रहे हो बात? यानी कि वो अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा होता है। या तो किसी अच्छी दुकान में जाएंगे, सर अभी वो स्टॉक में हमारे अवेलेबल नहीं है, प्लीज आप 1 हफ्ते बाद चक्कर लगाइए, थोड़ा सा इंग्लिश। और अगर देसी होगा, यार माल शॉर्ट है, 2 दिन बाद चक्कर लगाना, 4 दिन बाद चक्कर लगाना। पॉइंट इज कि ये जो अल्फाज है स्टॉक का, ये जो अल्फाज है इन्वेंट्री का, मेरे ख्याल से सुनते हुए आ रहे होंगे ना। हम जाते हैं किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे, यार हमें वो फला चीज चाहिए, वो बोलेगा सर अभी वो स्टॉक में शॉर्ट है, या तो वो बोलेगा सर अभी माल जो है वो शॉर्ट है, 2-3 दिन बाद चक्कर लगाएगा, वो आ जाएगा। यानी कि ये जो अल्फाज है, कौन सा? स्टॉक का अल्फाज, ठीक, इन्वेंट्री का अल्फाज, या हम उर्दू में बोले माल, ठीक है जी। हम लोग भी इसको 2 कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे बात हो रही है वो चीज जो खरीदी जाती है, किस लिए? बोलिए, बेचने के लिए। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? सब माशाल्लाह बड़े समझदार बच्चे। अच्छा अब सुनिए कि हमने यहाँ पे बात कर ली क्या, कि 5 लाख से कारोबार शुरू किया, ठीक, हमने 1 लाख का माल खरीदा, मतलब हमने 1 लाख का स्टॉक खरीदा, या हमने 1 लाख की इन्वेंट्री खरीदी। क्या ये वाली बात समझ रहे? अच्छा सर, हमने क्या किया, वो जो 1 लाख का माल खरीदा था, हम लोगों ने उसको 1.5 लाख में बेच दिया। कितने में बेचा? 1.5 लाख। अज्यूमिंग इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं, कोई गैस नहीं, कोई बंदे नहीं, भाई माल यूं आता है यूं बिक गया। सर ये तो कोई और कारोबार लगता है, आपका नजर आ रहा है। सही, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई 5 लाख कारोबार में लगाए, लाख रुपए का माल खरीदा,
लाख का माल 1.5 लाख में बेच दिया। अब बताओ चेहरे में मुस्कुराहट होगी या ऐसी शक्ल बना के बैठे होंगे? मुस्कुराहट होगी, सही है, क्योंकि नए नए कारोबार कर रहे हैं ना, चेहरे में मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि लाख का माल कितने बेच दिया बोलिए? 1.5 लाख। और कुछ लोग लाख की चीज 10 लाख में बेच रहे होते हैं ना, चेहरा ऐसी मनुष्य का मनुष्य ही रह रहा होता है, क्योंकि फितरत होती है हंसेंगे तो यार सामने वाला बंदा पैसे मांग लेगा। समझ तो रहे हो ना बात? अब सुनिए, लाख का माल कितने में बेचा बोलिए? 1.5 लाख में। तो मुनाफा कितना हुआ? 50,000। तो इसका मतलब जो भी कारोबार है, छोटा बड़ा, सही है जी, आपको उस कारोबार की कारकर्दगी कैसी दिख रही है? कितना आपने परफॉर्म किया, कैसी परफॉर्मेंस रही, कितना तुमने मुनाफा कमाया? 50,000। कितना तुमने मुनाफा कमाया? 50,000। इसका मतलब ये जो 50,000 है, ये तुम्हें तुम्हारे कारोबार की क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? पोजीशन दिखा रहा है या कारकर्दगी, परफॉर्मेंस दिखा रहा है? क्या ये वाली बात समझ आई? आई रिपीट, 5 लाख से कारोबार शुरू किया, लाख का माल खरीदा, लाख का माल कितने में बेचा बोलिए? 1.5 लाख में बेचा। 1.5 लाख में से मैंने क्या किया? लाख को माइनस कराया। देखिए ये वो मैकेनिज्म था जो मैंने आपको बताया नहीं, आपने मुझे खुद करके बता दिया। वो क्या? मैंने सिर्फ आपको 3 वैल्यूज दी थी, 5 लाख, लाख और कितना बोलिए? 1.5 लाख। अब मैंने आपसे पूछा क्या तुमने कमाया, ठीक? तो आपने वो चीज जो मैं आपको बोलता कि 1.5 में से माइनस कराओ लाख, ये मैंने बोला नहीं, आपने खुद ब खुद ऑटो ट्यूनिंग पे बता दिया कि 50,000 का क्या वो बोलिए? मुनाफा। इसका मतलब हमारी जितने की बोली हुई, समझ लो, जितने का हमने बिक्री की, जितने की हमने सेल की, क्या की हमने? सेल की, सही है, उसके सामने हम क्या रखेंगे? उस प्रोडक्ट की क्या रखेंगे बोलिए? कॉस्ट। यानी कि सेल्स में से जब हम उस प्रोडक्ट की क्या रखेंगे? कॉस्ट। अज्यूमिंग कोई खर्चा नहीं है हमारा, मुनाफा कितना होगा? 50,000। तो इसका मतलब सेल्स में से कॉस्ट को माइनस किया तो हमें क्या पता चलेगा? प्रॉफिट पता चला। और प्रॉफिट बेसिकली क्या है? कारोबार की क्या चीज दिखा रहा है? परफॉर्मेंस दिखा रहा है। क्या ये वाली बात समझ रही? तो सुनो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? एक मेथड है जिसमें हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उस रिपोर्ट के अंदर कारोबार की क्या बताई जाती है बोलिए? परफॉर्मेंस। एक बात, आई होप सो आपको ये नंबर से समझ आ गई होगी बात। कितना? 50,000। सर व्हाट अबाउट पोजीशन? मुझे बताइए, आपने 5 लाख से कारोबार शुरू किया था, डन। आज आपका सरमाया, अज्यूमिंग आपने साल भर में कोई मजीद कारोबार में पैसा नहीं लगाया, अज्यूमिंग आपने साल भर में कोई कारोबार में मजीद पैसा नहीं लगाया, सही है? नंबर 1, अज्यूमिंग आपने कारोबार में से कुछ निकाला भी नहीं, तो मुझे बताओ कारोबार ने डे 1 पे इंजेक्ट कितना किया था? बताएं। 5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर हमने मजीद कुछ सरमाया नहीं लगाया, एक बात। ड्यूरिंग द ईयर हमने उस सरमाए में से कुछ निकाला भी नहीं, तो आप मुझे बताओ डे 1 पे सरमाया कितना था? क्या साल के एंड में अगर ये 2 काम नहीं हुए, मजीद पैसा नहीं लगाया, ना ही कुछ निकलवाया, तो आप मुझे बताओ अभी भी तुम्हारा सरमाया 5 लाख पे है या 5.5 हो गया? 5 लाख पे है या 5.5 हो गया? 5 लाख पे। आप लोग बताइए, शाबाश, कॉमन सी बात कर रहा हूं मैं। 5.5 कैसे हो गया मेरे भाई? सर पैसा भी नहीं लगाया, ना निकाला, तो ना मजीद कोई पैसा लगाया ना कोई पैसा निकाला, तो यार पैसे ने अंडे बच्चे दिए। पैसे से कारोबार, सर पैसे से हमने जब कारोबार किया तो वो जो मुनाफा हुआ, उस मुनाफे ने हमारी जो पहले वर्थ थी बिजनेस की, कितनी बोलो? 5 लाख, सही है जी। उस मुनाफे से हमारे कारोबार की जो पोजीशन थी वो वही की वही रही, गिर गई या बढ़ी है? बढ़ी है। यार जल्दी से बताएं, हमारी जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी थी वो कितने पे थी डे 1 पे? बोलो 5 लाख। उस 5 लाख से हमने कितना कमाया? बोले 50,000 कमाया, सही है जी। नहीं निकलवाया साल के एंड में, तो आप मुझे बताओ आपका सरमाया अभी भी 5 लाख है या 5 लाख से बढ़ गया? बढ़ गया। तो बढ़ के कहां पे पहुंच गए? 5.5 लाख। तो इसका मतलब मुनाफा तुम्हारे सरमाए को क्या करेगा बोलिए? बढ़ा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि डे 1 पे जो आपकी पोजीशन थी मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या थी बोलिए? 5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर तुमने काम कारोबार किया, उससे तुमने कितना कमाया? 50,000 कमाया। और नहीं निकलवाया तो इसका मतलब तुम्हारे कारोबार की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो पोजीशन है, वो वही की वही रही, गिर गई या बढ़ गई? बढ़ गई। तो इसका मतलब सुनो, अब जरा लिंक करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है बोलो? एक जिसमें हम लोग एक तैयार करते हैं रिपोर्ट। जब रिपोर्ट कार्ड खोलेंगे तो पता क्या चलेगा? भाई ये है मेरी परफॉर्मेंस और ये मैं आज इतने पे खड़ा हुआ हूं। तो आप मुझे बताएं परफॉर्मेंस कितनी थी बोलो? परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या निकला? 50,000। दैट वाज द परफॉर्मेंस, दैट 50,000 was reflecting the performance of a business, right?
And what about, sir, position? Initially, the financial position was 508,000, right? But by the end of year, it's not 508,000. कितने से बढ़ गई? 50,000 से. तो इसका मतलब प्रॉफिट जो है हमारी पोजीशन को क्या करेगा बोलिए, बढ़ाएगा, और लॉस क्या करेगा, कम करेगा. क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो अब देखो ये जो मैंने बात लिखी है, क्या ये बात सबको दिलो दिमाग में समझ आती है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? एक मेथड है जिसमें हम रिपोर्ट तैयार करते हैं. उस रिपोर्ट के अंदर जब खोलते हैं तो पता चलता है कि कारोबार की परफॉर्मेंस कैसी रही और कारोबार आज कहां पे खड़ा हुआ है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन. आई होप सो आपको ये वाली बात समझ आ गई. अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं. पहली चीज क्या है? एक प्रोसेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिसका ताल्लुक किससे होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन. फिर हमने बात की फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या एक तरीकेकार है जिसमें हम लोग सबसे पहले बिजनेस ट्रांजिशन को अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक क्या करेंगे बोली, रिकॉर्ड. फिर उसका तज्जिया किया जाएगा, फिर उसकी समरी बनाई जाएगी, फिर उस समरी बनाने के बाद उस इंफॉर्मेशन को हम लोग उनके जो भी यूजर्स होंगे उन तक फराहम कर दिया जाएगा, कम्युनिकेट कर दिया जाएगा. फिर हमने इसी बात को एक और एंगल से देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है. अगर आप ये 3 बातें 4 बातें याद नहीं रखते भूल गए, तो यार आपका जवाब क्या होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से? ये एक मेथड है जिसमें हम क्या तैयार करेंगे, रिपोर्ट. उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर क्या होगा, कारोबार की परफॉर्मेंस और कारोबार की क्या बताई जा रही होगी, पोजीशन. दैट इज द बॉटम लाइन. आई होप सो मैंने लिखा जो है वो आप तक मैंने डिलीवर कर दिया और आप तक पहुंच भी गया होगा. अगर 1 सेकंड में मैं बोलूं यार लिख के बता दो तो आप मेरे ख्याल से अच्छा खासा कंटेंट खुद भी यहाँ पे लिख देंगे. एटलीस्ट जो बताया है उसको तो लिख देंगे. बताइए क्या यहाँ तक साथ है हम लोग? वो ड्रॉप कर रहा हूं मैं. अब आगे हेडिंग डाल रहे हैं जो अकाउंटिंग की बेसिक्स का काम है और जो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास होता है वो बहुत शॉर्ट है और बेसिक्स का कंटेंट बहुत ज्यादा है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा बोले मुझे FAR1 बड़ा शानदार समझ आ रहा है लेकिन मुझे बेसिक्स की कोई पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है. तो इसका मतलब वो साहब साहब आपको चूना लगा रहे, बेवकूफ बना. ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि यार आपको अकाउंटिंग की बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स ही मालूम नहीं है और आप बोलो FAR1 बड़ा जबरदस्त. कुछ लोग होते हैं ना भरम कराने के लिए कह रहे होते हैं हाँ यार फीलिंग वेरी ऑसम, और FAR1 मसले कोई नहीं है और अंदर उनकी हालत जाम हुई भी होती है, उनको पता ही नहीं होता कि बैकग्राउंड में चल क्या है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक मसला ये है कि जब तक आपकी बेसिक्स नहीं है ना बाबा, आप जितने पीर मुरीद से तावीजात ले लो, दम करा लो, वजीफे कर लो, आपकी बेसिक्स नहीं है ना, आप कर ही नहीं सकते. ये ड्रॉबैक उन लोगों के लिए जो बेसिक्स को स्किप करें और वो बोले यार वी आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद IS 36 IS 20 वगैरह वगैरह जो FAR1 का मेन एरिया है. मुमकिन ही नहीं है. साफ साफ झूठ बोले. यानी कि अगर हमारे सामने कोई बच्चा है वो बोले सर बेसिक्स नहीं जानता, डेबिट क्रेडिट पता नहीं क्या ये फजूल चीज है, बाकी वैसे मुझे समझ आ रही है. एक बात सुनिए, जहां वर्ड आएगा अकाउंटिंग का ना वहां पे बात शुरू ही होगी डेबिट और क्रेडिट. ये मेरी जज्बात नहीं है. आप बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ेंगे ना, जहां बात आई अकाउंटिंग की और बात हो रही है फाइनेंशियल की, नामुमकिन है कि यार उसकी किसी भी गुफ्तगू में डेबिट और क्रेडिट का जिक्र ना हो ही नहीं सकता. मुमकिन ही नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. क्या हम आगे बढ़े? हेडिंग डाल दीजिए हेड्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम लोग पिलर्स ऑफ अकाउंट्स का भी नाम देते हैं. हेड्स ऑफ अकाउंट्स जिसको हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं. हेड्स ऑफ अकाउंट, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स को स्लैश डाल के पिलर्स ऑफ अकाउंट्स भी लिख दें. पिलर्स ऑफ अकाउंट्स याद रखें कि हम लोग कई हफ्तों का काम 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से हमने कंप्लीट कर लेना है. कई हफ्तों का काम. सर कैसे बोलते हैं? अगर आप लेट्स सपोज O लेवल्स में होते कई महीनों लगते हैं अकाउंटिंग की बेसिक्स को कंप्लीट करने में. आप ICOM में होते कई महीनों लग जाते, घट में घट 1.5-2 महीने कहीं नहीं गए. इट इज टोटली इम्पॉसिबल कि यार 2 दिन आपने पढ़ा और बेसिक्स कर ली. वहां की मैं बात बता रहा हूँ, घट में घट आपको महीना 1.5 तो कहीं नहीं गए और यहाँ पे हमारे पास 2 हफ्ते. और वक्तन फवक्तन जहां पे आपको एक डाउट हो रहा होगा सर वो अप्रूवल्स क्या था, वो बैड डेट क्या था, वो ये था तो वो था, ठीक. तो मेरे हिसाब से जो अभी नया कोर्स आया ना इनका हो गया टफ हो गया. मेरी राय ये हो सकता है कि दूसरे टीचर्स की अलग राय हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यार आप जो है क्राइटेरिया और टफ हो, क्योंकि जो चीजें ICAP के लेवल पे टेस्ट होती है ना वो इतनी हल्की फुल्की नहीं होती.
तो सिंपल सी भी बात को जो है ना इतना मोड़ तोड़ के जो है करता है कि आम बंदा जो है वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन करने वाले इंसान ही बच्चे होते हैं। यानी कि आपने ही करना है और आप कर सकते हैं, क्योंकि जिस मशीनरी साइकिल का बच्चा होके गुजरता है और पास होता है वो हल्का बंदा नहीं होता, वो ठीक ठाक भारी इंसान होता है। एनीवेज आगे बढ़े, अब हेडिंग डाल दें अपने पास। पहला वर्ड लिखें एसिड्स, दूसरा लिखें लायबिलिटी, तीसरा लिखिए कैपिटल जिसको हम लोग ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, चौथा लिखिए रेवेन्यू, और पांचवा लिखें, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस करती है, पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस करती है। यानी कि ये वो 5 आपके पास हेड्स हैं, टर्म्स हैं, जिसको ऐसी कोई क्लास नहीं होगी अकाउंटिंग की जिसमें से किसी एक का भी जिक्र तस्करा ना हो। इम्पॉसिबल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, इसका मतलब हमने इन टर्म्स को शुरू में ही इतने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है और फिर वक्तन फवक्तन आगे बढ़ेंगे, चीजों में और क्लैरिटी आती जाएगी। अभी हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि सर ये एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल रेवेन्यू क्या है, और कैपिटल क्या है, ओनर्स इक्विटी क्या है, और बताइए रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंसेस क्या है। ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसमें हो सकता है कुछ लोग के लिए बड़ा बोरिंग हो, लेकिन क्या करें, हमें इस फेज से भी गुजरना है। क्योंकि अगर आपने आगे जाके कुछ इस तरह का ब्लंडर किया, मैं आपसे पूछता हूँ यार फला चीज क्या है, आपने बोला सर वो तो लायबिलिटी होता है, मैं बोला कैसी बातें कर रहे हो, वो लायबिलिटी तो नहीं, वो तो एसेट होना चाहिए। इसी तरह से आगे जाके हमने कोई बात की, ऐसी एग्जांपल थ्रो की, बताइए एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। जब तक आपको इन लफ्जों के सही में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो मैं जितनी भी एग्जांपल्स आपके सामने रखूं सिर्फ आप आमिर लियाकत वाला तुक्का लगा रहे होंगे, तो भाई ये हो गया, भाई वो हो गया, वगैरह वगैरह। तो हमने इन टर्म्स को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जो बोरिंग फेज है ना वो ये वाला, और इसके बाद जो अगला फेज है, इस फेज के बाद जो अगला फेज है वो उससे कनेक्टेड है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस की चीजें शुरू हो जाएंगी। एसेट्स के बारे में जरा बात करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट लिखें, एसेट जो है वो एक रिसोर्स है। कंट्रोल बाय द एंटिटी, जिससे हमें हासिल क्या होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर। हाँ जी, नोट कर लिया। एसेट क्या है? एक कमाने का जरिया। अभी हम एग्जांपल्स देते हैं। एसेट क्या है? एक रिसोर्स, मतलब एक कमाने का जरिया। और लेट्स सपोज सर मैंने कारोबार शुरू किया और मैंने मशीनरी खरीदी, सही है जी, उस मशीनरी से मैं प्रोडक्शन करूंगा, वो जो माल तैयार होगा मैं इसको बेचूंगा। तो जो मैंने मशीनरी खरीदी है पैसा देके, तो आप मुझे बताएं क्या वो मशीन मेरे लिए, आपके लिए, अगर आप कारोबार कर रहे हैं या मैं कारोबार कर रहा हूं, अगर मशीनरी खरीदी है आपने, प्रोडक्शन करेंगे, जो माल तैयार होगा बेचेंगे, ठीक? आपको बात समझ आ रही है? सिंपल सी अगर हम बात करें, सर वो जो फ्राइज वाला बंदा है जिससे हम लोग अक्सर ले रहे होते हैं 20, 25, 50 रुपए के फ्राइज ऑन एंड ऑफ बेसिस पे ले रहे होते हैं, सभी शौक रखते हैं, तो आप मुझे बताओ वो जो उसने ठिया लगाया हुआ है अपना, और वो जो उसने अपनी चिप्स बनाने की जो मशीनरी डाली हुई है, जो चिप्स इसमें बनते हैं, आप बताइए वो क्या मशीनरी और वो जो ठिया है, क्या वो उस बंदे के लिए कमाने का जरिया बन रहा है या नहीं? बोले बन रहा है। सर वो उसके लिए एक कमाने का जरिया है, मशीनरी और उसका ठिया।
हमने यहाँ पे क्या बात की सर, अगर मैं मशीनरी खरीदता हूँ, प्रोडक्शन करूंगा और फिर माल बना के जब मैं बेचूंगा, तो वो जो मैंने मशीनरी खरीदी है ये मेरे लिए क्या है? मेरी अम्मा पूछती है, मैं क्या जवाब दूंगा? अम्मा मैंने मशीन खरीदी है, इससे मैं प्रोडक्शन करूंगा। अच्छा ये तेरी है? मैंने बोला हाँ ये मेरी है, और मेरी इजाजत के बगैर इसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उस पे मेरा क्या हासिल है? बोलिए, कंट्रोल। तो कंट्रोल के बारे में जरा एरो लिख के ऊपर लिखें, एबिलिटी टू यूज, एबिलिटी टू यूज and restrict others from using it. Ability to use, यहां पे लिख रहे होंगे ability to use, ability to use and restrict others from using it. नोट डाउन कर लिया आपने? एबिलिटी टू यूज, कंट्रोल का मतलब यहां पे क्या है? ओ भाई ये मेरी है, इसको मेरी इजाजत के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने वही बात जरा लिखी है अंग्रेजी में, इसको मैं यूज कर सकता हूं और इसको मेरी इजाजत के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने बोला यार ये चीज मेरी है, इसको मेरी इजाजत के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। सही है? आपने बोले है क्या? ओ भाई इसी से तो मैं कारोबार कर रहा हूं, यही तो मेरा कमाने का जरिया है। इस पानी को नहीं लीजिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं। सही है? नहीं एग्जाम्पल ले लीजिए, ये नहीं कि पानी का गिलास जो है मैंने बोला यार ये मेरा रिसोर्स है, इससे मैं कमाता हूं वगैरह वगैरह। मैं अभी क्या अज्यूम कर रहा हूं? भाई ये मशीनरी है। सही है? नहीं आपने पूछा ये क्या है? यार ये मेरे कमाने का जरिया है, इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर कोई और इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। सही है? नहीं और जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो आगे आने वाले वक्त में मुझे क्या हासिल होंगे? बोलिए, बेनिफिट हासिल होंगे। तो अगर हम अपनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू को 3 पॉइंट्स में बोल दें तो वो 3 पॉइंट्स क्या बनते हैं? कि हर वो चीज जो कमाने का जरिया बने, जिसपे मेरा क्या मौजूद है? बोलिए, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? कि ये चीज मेरी है और इसको मेरी इजाजत के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो उससे मुझे फ्यूचर में आगे आने वाले वक्तों में क्या हासिल होंगे? बोलिए, फायदे हासिल होंगे। तो सर अगर एक चीज कमाने का जरिया मेरे लिए बनी हुई है, उस पर मेरा क्या है? बोलिए, कंट्रोल। उसको जब मैं कंट्रोल कर रहा हूं तो उसका मतलब मैं इसको यूज करूंगा, ठीक? या मेरी इजाजत के बगैर कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं इसको यूज करूंगा, और इसको यूज करने से मुझे फ्यूचर में क्या हासिल होंगे? बोलिए, फायदे हासिल होंगे। तो इसका मतलब अगर किसी चीज में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कमाने का जरिया बना हुआ है, सही है? नहीं जिसपे मेरा क्या मौजूद है? कंट्रोल, और इससे मुझे क्या हासिल होगा? फायदा। तो इसका मतलब इन 3 चीजों को अगर एक अल्फाज से पुकारा जाए तो वो क्या अल्फाज? सिंपल इसका। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? कोई भी एग्जाम्पल, सर इस कमरे के अंदर जो चेयर्स पड़ी हुई, आप मुझे बताओ केनेस के लिए रिसोर्स है, मतलब एक जरिया बन रहा है कमाने का। अच्छा क्या आप इस कुर्सी को उठा के घर ले जा सकते हो? नहीं सर, क्योंकि केनेस बोलता भाई ये मेरी, किधर ले जा रहे हो आप? क्योंकि केनेस का उस पे क्या मौजूद है? बोलिए, कंट्रोल। और जब स्टूडेंट आ रहा है, पैसे दे रहा है, सही है जी, तो वो रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है, सही है जी, जिसपे किसका कंट्रोल मौजूद है? बोले, केनेस का। और उससे केनेस को अल्टीमेटली क्या हासिल हो रहा है? बोलिए, फायदा। तो उसका मतलब ये चेयर्स हो गई, ये जो एसी हो गया, ये जो फर्नीचर डाला हुआ है, ये जो फॉल सीलिंग हो गई, ये जो बिल्डिंग हो गई, सही है जी, ये सब केनेस के लिए क्या नजर आ रहा है? एक ऐसे नजर आ रहा है। आई होप सो। जी बेटा। उस हिसाब से जैसा पानी के गिलास की एग्जांपल मशीनरी से दे रहे थे, पानी का गिलास भी एक तरह से कैपेसिटी। पानी का ग्लास, सही है जी, हम इसको बोलते हैं क्या ये मेरा एसिड है? नहीं सर, ये बेसिकली हमारे पास जैसे ये मार्कर्स है, सही है, ये हमारे किस चीज में आते हैं? स्टेशनरी में आते हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है जी, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल। और इस पे क्या मौजूद है मेरा? बोलिए, कंट्रोल। और जिससे आगे आने वाले वक्त में मुझे क्या हासिल होंगे? फायदा हासिल। चूंकि इस मार्कर की जो वैल्यू है, चूंकि इस मार्कर की जो वैल्यू है बहुत सिग्निफिकेंट है या बड़ी इनसिग्निफिकेंट है? ईमानदारी से बताएं, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये हुआ एक चीज 10 रुपए की और एक चीज हजारों लाखों रुपए की है। आप मुझे बताएं, वो भी चीज मेरी है, ये भी चीज मेरी है, सही है नहीं? उस पर भी मेरा कंट्रोल है, इस पे भी मेरा कंट्रोल है, लेकिन फायदे किससे हासिल होने? इससे भी होने, मुझे उससे भी होने, लेकिन दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? मशीनरी की, बिल्डिंग की, या स्टेशनरी की? मशीनरी, बिल्डिंग की। तो उस सूरत में हमने उसको क्या नाम देना है? बोलिए, एसेट का। आगे जाके हम बात करेंगे ये जो टर्म है ये एसेट और एक्सपेंस में होता क्या है, आगे जाके बात करेंगे। अभी सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं कि भाई एसेट क्या हो। कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिमाग में आ रही हो कि सर ये क्या मेरा एसेट है, आप पूछें, लाजमी तौर पे पूछें, प्लीज बताइएगा, शाबाश। कोई ऐसा सवाल? देखिए यार, हमने क्या करना है, एक गैप जो हमारा क्रिएट हुआ है, सही है जी, उसको हमने खत्म करना है। तो आपके दिलो दिमाग में जैसे सवाल आ रहे हैं, अच्छे बोले जैसे,
वो मेरे लिए बड़े कीमती सवाल है, आप पूछेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। कभी कभी ये होगा कि मैं 10 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं समझ आ रही बात, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज बड़ी इरिटेट कर रही थी, आपने वो पूछ लिया ना, सारी बातें आपकी वहां पे हो जाती हैं क्लियर। तो प्लीज पूछिए एसिड के हवाले से कोई ऐसे सवाल प्लीज। बाइक एसिड होगी, बिल्कुल बाइक एसिड है। बाइक मतलब किस में आ जाएगा, मोटर व्हीकल के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल हमारा एसिड है। और जमीन भी हमारा एसिड है। यानी कि अगर हम एसिड की बात कर लें, चलो आ जाओ एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल सर, लैंड, जमीन, ठीक सर, ये हमारे लिए कमाने का एक जरिया बन रहा है, हमने इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, इस पे मेरा कंट्रोल है, कोई आके तो दिखाए यहाँ पे, और जब ये इस्तेमाल होगा तो मुझे फ्यूचर में हासिल होना, ये मेरी फैक्ट्री लगी हुई, ये मेरा एडमिन ऑफिस है। लैंड, बिल्डिंग, और बोलिए फर्नीचर। आपने बोला सर कैश, आपने बोला कैश, और कुछ और बताएं। व्हीकल्स, फर्नीचर जो हमारा यहाँ पे है ये क्या है, सब हमारे क्या है, हर वो चीज जो हमारे कमाने का जरिया बने, ठीक है जी। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, और मशीनरीज वगैरह हमने लिख देनी है यहाँ पे। सिंपल, अभी 2-4 एग्जांपल्स तक ही रखें, हम चीजें इसमें बढ़ाते चले जाएंगे जी। हमने बिल्डिंग ली है सर रेंट पे, हमने गाड़ी ली है उबर करीम में चलाने के लिए या फूड डिलीवरी के लिए रेंट पे, तो क्या वो गाड़ी आपके लिए कमाने का जरिया है या नहीं है? क्या उस गाड़ी की ओनरशिप, सही है जी, आपकी है या आपने किसी से ली है? किसी से ली है, तो इसका मतलब कमाने का तो जरिया है, लेकिन उस व्हीकल पे जिसके भी आप बात करें ना, मैंने अभी बात की उबर करीम में चलाने के लिए या फूड पांडा में चलाने के लिए, एक राइडर अगर लेता है कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे गाड़ी किराया देता है वो हर महीने के हिसाब से, तो गाड़ी उसकी नहीं है। बिल्डिंग आपने ली है किराए पे, सही है, वो बिल्डिंग उसकी नहीं है। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? वो किस पे लिए आपने, किराए पे लिए, जिसकी ओनरशिप आपके पास नहीं है, ठीक। तो सूरत हाल में वो जो बिल्डिंग का आप किराया दे रहे होंगे वो आपका एसेट नहीं है, वो आपका किराया जो है कारोबार का क्या होगा। हम आगे जाते हैं, अभी सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं कि आपसे कोई भी सवाल पूछता है, आपसे कोई भी सवाल पूछता है मेरे भाई, आपसे कोई भी सवाल पूछता है, जवाब देने से पहले याद रखिएगा, जवाब देने से पहले इन 3 बातों को दिमाग में रखना, रिसोर्स, कंट्रोल और बेनिफिट। ये 3 है। आपसे कोई भी जैसा भी सवाल करे, आपने इन 3 सवाल का जवाब, 3 चीजों को दिमाग में रखना है और फिर आपने जवाब देना। अगर वो फॉल नहीं करता, सही है, इसका मतलब वो एसेट नहीं। क्या चीज है? पहली बात रिसोर्स, कमाने का जरिया, जिसपे हमारा क्या मौजूद है, कंट्रोल। इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, मेरी इजाजत के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी गाड़ी आप लोग को दे दी किराए पे, तो आप मुझे बताएं, आपने उबर करीम में चलाना है या किसी को देना है किराए पे, आप मुझे बताओ गाड़ी है किसकी, मेरी गाड़ी, मैंने आपको दी है किराए पे, तो आप मुझे बताएं उस गाड़ी का कंट्रोल किसके पास है? आपके पास, मेरे पास? मेरे पास है, मैंने तो आपको किराए पे दी। तो इसका मतलब आप कौन है? टेनेंट है, आप तो किराएदार है। आपके पास गाड़ी की वैल्यू बढ़ती है तो आपके चेहरे में मुस्कुराहट आएगी? नहीं। गाड़ी की वैल्यू गिरती है, आपका कोई नुकसान है? नहीं, क्योंकि वो आपकी है ही नहीं चीज, आपने किस पे ली? बोलिए, किराए पे। तो इसका मतलब गाड़ी की वैल्यू बढ़ती है तो मेरा फायदा, कम होती है तो मेरा नुकसान। क्या ये वाली बात समझ आई? 3 सवाल का जवाब आपने देना है, क्या? रिसोर्स, कंट्रोल, और तीसरा बेनिफिट्स। डन। सर लेबर सर्वेंट हमारे एसेट में आएंगे? नहीं, हमारे एसेट में नहीं आएंगे, यानी कि ह्यूमन जो रिसोर्स है, यानी कि फॉर एग्जांपल सर मैंने किसी को अपने पास नौकर रखा हुआ है, सही है नहीं सर, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं, छोड़ के चले जाए, छोड़ के जा सकते हैं ना, कोई पाबंद तो नहीं है। सर 6 महीने के लिए मैंने उसको रखा हुआ है, उसको मैंने खरीदा नहीं है, मैं उसको उसकी सर्विसेज का दे रहा हूं बदले में। तो इंसान जो एक किसी इदारे में 50 लाख भी कमा रहा है, वो उस इदारे का एसेट नहीं है, क्योंकि उस इदारे का उस इंडिविजुअल पे, सही है, आप जाते हैं अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं और जाते हैं किसी अच्छे इदारे के अंदर,
10-10, 15-15, 20-20 लाख के पैकेज पे, तो क्या उस इदारे ने आपको खरीद लिया? नहीं सर, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, रोनाल्डो वगैरह की अगर हम बात करें, तो जिन क्लब्स के साथ खेलते हैं, तो क्या उन क्लब ने उनको खरीद लिया? अब शायद आपको बात समझ आए, क्या उन क्लब्स ने उन प्लेयर्स को खरीद लिए? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है 6 महीने का, साल का, 2 साल का, 5 साल का, सही है नहीं? अब अगर वो चाहे किसी दूसरे क्लब के साथ, तो वो जा सकता है, शर्त ये कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? उस किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? उस इदारे का उन प्लेयर्स से भी क्या है? कंट्रोल नहीं है। इसी तरह से हम लोग ने अभी बात क्या की, अभी सवाल ही आया था रश का कि जो लेबर हो गए, सर्वेंट हो गए, क्या हमारे एसेट हैं? क्या वो हमारे एसेट हैं या नहीं है? वो हमारे एसेट्स नहीं है। हम आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, मैंने आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो शुरू का सेशन है थ्योरेटिकल वाला, ये सिर्फ बोरिंग है, मुझे इसको जल्द से जल्द क्रॉस करना है ताकि फिर मैं आगे जा सकूं, नंबर से बात कर सकूं। और नंबर से मतलब ये हुआ कि जो सर आसान कह रहे थे कि जर्नल्स, डबल एंट्रीज वगैरह, ये काम सिर्फ उस वक्त अच्छे से समझ सकता है जब इन टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग, तो मैं भी उल्टा सीधा कोई नाम ले लूं, वर्ड इस्तेमाल कर लूं और यूं 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 करूं, आप भी इस्तेमाल देंगे कि हाँ यार समझ आ गई बात, तो समझ कैसे आ सकती जब तक उस टर्म्स के हवाले से आपको क्लियर चीज अच्छा ना हो। आगे बढ़ रहा हूं, इसमें एसिड अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब हम इसकी बात करेंगे टाइप्स को लेकर, या एक काम ये करें बल्कि नहीं करें, टाइप्स, करंट और करंट एसिड, ठीक है जी, इसके बारे में लिखिएगा जल्दी से। करंट एसिड, ठीक सर, करंट एसिड होता है दूसरा नॉन करंट एसिड, जिसको हम लोग फिक्स एसिड से भी पुकारते हैं। करंट एसिड, और दूसरा कौन सा होगा हमारा? नॉन करंट, जिसको फिक्स्ड एसिड भी बोलते हैं। सर ये करंट एसिड क्या है, नोट कीजिएगा अपने पास। अच्छा, हमारे पास जो 5 टर्म्स हैं, एक्सक्यूज मी, 5 टर्म्स, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूम होगा वो एसेट्स पे, लायबिलिटी वाले पोर्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगता। यानी कि जितना डिस्कशन हमारा एसेट में हो रहा है ना, सही जी, उसका हाफ से भी कम टाइम लायबिलिटी में है, कैपिटल में है, रेवेन्यू में और एक्सपेंसेस। सिर्फ ये पहला जो पार्ट है ना, सही, इसमें थोड़ा सा हमारा ज्यादा टाइम लगना है। मैं आगे के लिए भी ग्राउंड सेट कर रहा हूं कि आप परेशान ना हो कि एक टर्म में इतना टाइम लग रहा है तो पता नहीं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी टर्म में पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। करंट एसिड, एसिड that can be used, that can be sold, used, consumed or converted into cash within 12 months, held mainly for trading purpose। नीचे एग्जांपल आ जाएगी। Asset that can be sold, used, consumed or converted into cash within 12 months, held mainly for trading purpose, held mainly for trading purpose, held mainly for trading purpose।
डन, कॉपी कर लिया। अब इसी के नीचे एग्जाम्पल नोट डाउन करनी है, मेरे पास स्पेस नहीं है, समझे, इसी के नीचे, सही है जी, एग्जाम्पल नोट डाउन करनी है। स्टॉक, जिसको हम लोग गुड्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ये कहां लिखनी है एग्जाम्पल? हेड मेनली फॉर ट्रेडिंग के नीचे एग्जाम्पल लिखनी है आपने, सही है, एग्जाम्पल्स बता रहे। अब सुनिए, इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलूं या क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलूं या क्लोजिंग गुड्स बोलूं, सही है सर, ये है क्या अभी समझते हैं। कॉपी कर लिया, सही है, डन। अब सुनो, ये तो एग्जांपल है, अभी हमने मजीद एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। ये समझिए एक कॉमा लगा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एग्जांपल्स। सर करंट एसेट की डेफिनेशन इधर प्लीज जरा लिंक कीजिएगा, ये डेफिनेशन है विद द एग्जांपल। हर वो चीज करंट एसेट है, सही है, हर वो चीज करंट एसेट है, एसेट समझते हैं ना, बोलो जल्दी से, रिसोर्स कंट्रोल बेनिफिट, यानी कि मेरी जबान से निकला अल्फाज एसेट, आपने फॉरेन लोकेशन पे आ जाना है, रिसोर्स कंट्रोल बेनिफिट, रिसोर्स कंट्रोल बेनिफिट, कंट्रोल बोले तो मेरी है, मेरी मर्जी के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है जी। अब उस एसेट का वर्ड करंट के साथ लगा और उसी एसेट का वर्ड किसके साथ लगा? नॉन करंट। तो पहले हम एसेट का वर्ड करंट के साथ जोड़ के देखते हैं बोलता क्या है, मतलब क्या है। एसेट जिसको हम बेच सकते हो, जिसको हम लोग बेच सकते हो, ठीक, इधर रुकना, जिसको बेच सकते हो विद इन 12 months, डन। और तो और वो खरीदा गया हो किस पर्पस के लिए? बोलिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, वो हमारा एसेट है। मैंने बोला यार, मैं इन सारी बात को ना पॉइंट्स में बना सकता था, इसका एक कॉम्बो, फिर यूज कंज्यूम, फिर चीजों को अलग बनाता, यानी कि मेरे पास 4-5 एक लंबी डेफिनेशन आ जाती। मैंने अपनी बात को सम अप करने की कोशिश की। सर व्हाट इज करंट एसेट? वो चीज एसेट है मेरा जिसको मैं बेच सकता हूं 12 महीनों के अंदर अंदर, और 12 महीनों के अंदर अंदर, और तो और यार मैंने इसको पता है खरीदा क्यों ना, बेचने की खरीदा। सुनना, आप मेरे पास आपने बोला यार ये बड़ा माल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास ये भी पड़ा हुआ है वगैरह वगैरह, मैं कैसे दिखाऊं आपको अपने माल कहाँ पड़ा हुआ है? यानी कि समझे ये मेरा वेयर हाउस है, सही है नहीं, आपने चक्कर लगाया, आपने मुझसे पूछा कि यार क्या, मैंने बोला यार माल पड़ा हुआ है, सही, कुछ बनाया है कुछ बाहर से खरीदा है, आपने बोला यार क्यों बनाया, क्यों खरीद रहे हो? भाई बेचने के लिए कर रहे हैं, ठीक। अगर वो फिर भी पूछा ऐसा क्या तुम्हें कैफियत है कि तुमने सोचा बेचो, इसका मतलब किसी और चीज में उलझा रहे हो, मुनासिब बनना नहीं है कि जिसको आपने अपने पास बुलाया वो पूछ रहा है कि क्यों खरीद रहे हो, किस लिए कर रहे हो। कुछ होते हैं ना संत किस्म के लोग कि बात से बात निकाल रहे, हम बोल रहे भाई ये मेरा वेयर हाउस है और यहाँ पे मेरा सारा क्या पड़ा हुआ है, बोलिए माल पड़ा हुआ है, और माल मैंने क्यों खरीदा है या बनाया है, बोलिए बेचने के लिए। तो सर वो माल जो मैंने खरीदा है या बनाया है किस लिए, बोलो, बेचने के लिए, उसमें से वो माल जो बच गया, ठीक, क्या वो मेरा एसेट है या नहीं? ये है मेरा एक पॉइंट, क्या वो मेरा एसेट है या नहीं? सर मैंने माल खरीदा 2 लाख का, सुनना जरा, ऐसी रफली नंबर से मिसाल ले रहे हैं, हमने माल कितने खरीदा, बोलो 2 लाख। सर 1.5 लाख का माल बेच दिया तो बच कितने का गया, 4,000, ठीक है जी। माल को माल बोला क्यों था, खरीदा गया है बेचने के लिए। जो बच गया वो मेरा क्या है, जो बच गया वो मेरा क्या है, बोलो एसेट, ठीक।
क्योंकि वो मेरा कमाने का जरिया है, उस पे मेरा कंट्रोल है। जब बेचूंगा फायदा होगा। वो देखो 3 बातें आप भूलना नहीं। आप मुझे जहां रोकोगे ना, मैं स्क्रिप्ट मार कर रोकूंगा, बोलूंगा यार रिसोर्स है, कंट्रोल है, बेनिफिट है। अगर ये है ना, छुट्टे बोलूंगा क्या, एसेट। अब करंट या नॉन करंट को हम जरा पहचानना चाह रहे हैं कि करंट कौन सा होगा, नॉन करंट कौन सा होगा। सुनो, माल कितने का खरीदा बोले? 1.5 लाख। कितने का खरीदा? 2 लाख। कितने का माल बिक गया? यानी कि 2 लाख में से 1.5 लाख वाला माल बिक गया। कितने का बिका अभी में इसकी परवाह नहीं है। बच कितना गया? 50,000। मेरा क्या है? मेरा खर्चा है क्या? सर ये तो बच गया। कितने का माल बच गया? 50 का। मेरा क्या है? मैं अपने सवाल पूछूंगा, यार ये मेरा कमाने का जरिए, बेचूंगा तो जाहिर सी बेटा कमाऊंगा। ये मेरा क्या है? बोले इस पे मेरा क्या मौजूद है? कंट्रोल, जिससे मुझे क्या हासिल होगा आगे आने वाले वक्त में? फायदा। तो इसका मतलब ये मेरा रिसोर्सेस पे मेरा कंट्रोल है और इससे मुझे क्या हासिल होने वाले हैं? फायदे। इसका मतलब है तो यार कंफर्म क्या? एसेट। करंट एसेट क्या बोलता है? हर वो चीज तुम्हारा एसेट है, सही है? करंट एसेट है, हर वो चीज तुम्हारा करंट एसेट है जिसको तुम क्या कर सकते हो? बोलो, बेच सकते हो। कितने टाइम में? बोलो। क्यों खरीदा था? बेचने के लिए। तो सर हर वो चीज मेरा करंट एसेट है जिसको मैंने खरीदा गया था। बोलो किस लिए? बेचने के लिए, सही नहीं? उसको बेच दूंगा कितने टाइम में? बोलो 12 महीनों के अंदर अंदर। तो सर ऐसा नाम आप बता दें जिसको इससे 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 मैं लिंक कर सकूं। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? वो माल जो बोले बिक गया, बच गया। बच गया। माल कितने का खरीदा था? 2 लाख। कितने का बच गया? 50। तो जो बच गया आगे आने वाले 12 महीनों में बिक जाएगा। बिक जाएगा। अभी बिका है? नहीं बिका? नहीं बिका। तो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मेरा क्या है? ये एसेट। क्यों बोला एसेट? करंट एसेट क्यों बोला? क्योंकि करंट एसेट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एसेट दैट कैन बी सोल्ड विद इन 12 मंथ। और ये खरीदा गया था किस लिए? बोलिए, ट्रेडिंग करने के लिए। पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, रिसीवेबल। दूसरी एग्जांपल। सर ये रिसीवेबल क्या है? रिसीवेबल्स क्या है? ये वो टर्म्स हैं जिनके पास अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी वो जरूर लिंक कर रहे होंगे कि इन अल्फाजों का कितना आगे जाके हमने काम करा। रिसीवेबल्स, आपने मुझे माल बेचा उधार, आपने मुझे माल बेचा उधार से। माल मतलब स्टॉक कहूं, गुड्स कहूं, इन्वेंट्री कहूं, उर्दू में बोलेंगे माल। आपने मुझे स्टॉक बेचा, इन्वेंट्री बेची या गुड्स बेचे, या आप बोल दो आपने मुझे माल बेचा, सही है जी? और आपने मुझे माल बेचा उधार पे। तो आप बताओ, आप बताएं, क्या आपके पास पैसा आ गया या पैसा आएगा? आएगा। सही है जी? पैसा आया नहीं है, पैसा आएगा। तो पैसे की वसूली करनी है या पैसे की अदायगी? बोलो, आप अपने एंड से सोचोगे। आपने पैसे की क्या करनी है? वसूली करनी है या अदायगी करनी है? वसूली करनी है। पैसा रिसीव करना है या पैसा पे करना है? रिसीव करना है। क्यों रिसीव करना है? क्योंकि आपने मुझे क्या किया है? माल उधार पे बेचा है। तो पैसा क्या करना है? रिसीव करना है। सही है री? वो जो पैसा रिसीव करना है, सही है री, क्या वो आपके लिए, आप उस रिसीवेबल पे आपका क्या कंट्रोल है या नहीं है? बोले, क्योंकि भाई आपने जब किसी को माल बेचा उधार पे तो आपने उसके साथ क्या किया? इनवॉइस बनाई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट, ये जो इनवॉइस बनाई है ये आपके और बायर के दरमियान क्या है? बोलिए, एक रिटन मुआहिदा है कि आप उसको किस पे माल बेच रहे हैं? उधार पे माल बेच रहे हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं इनवॉइस, इस डॉक्यूमेंट के हवाले से आपने क्या करना है? बोले पैसे की वसूली करनी है और मैंने इस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे पैसे की क्या करनी है? बोलिए, अदायगी करनी है। तो इसका मतलब वो पैसा जो आपने रिसीव करना है, वो पैसा जो आपने रिसीव करना है, सही है जी, क्या आपके लिए आपका एसेट है या नहीं है? अब सुनो, एसेट दैट कैन बी यूज, कंज्यूम की बात नहीं कर रहा, दैट कैन बी। अच्छा, वो रिसीवेबल क्या पैसा है या हो जाएगा कन्वर्ट? हो जाएगा। एक चीज आपने मुझसे लेनी है, सही है जी? आप मुझे बताएं, जब तक उसकी वसूली नहीं होती तो पैसा आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। और जहां मैंने आपको पैसा दे दिया तो इसका मतलब उसकी वसूली पैसों में हो गई। इसका मतलब वो अमाउंट जो आपने मुझसे रिसीव करना था वो आपका एसेट है या नहीं है? बोलो, एसेट है। सही है जी? यहां देखिए, एसेट दैट कैन बी
सोल्ड वाली बात समझ आ गई। एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। आपने मुझे माल बेचा था 2 हफ्ते के उधार पे, तो आप मुझे बताओ 2 हफ्ते के अंदर वो रिसीवेबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक कन्वर्ट नहीं हुआ वो आपका क्या है? बोलो, एसेट। और कौन सा एसेट? करंट एसेट। क्योंकि आपने, सुनो, उस पैसे की वसूली कितने टाइम में करनी है? कितने महीनों में करनी है? सर 2 हफ्ते किस में फॉल करते हैं? 12 महीनों के अंदर अंदर। तो आप देखो इस डेफिनेशन को इस एग्जांपल के साथ जरा प्लीज लिंक कीजिएगा। रटना नहीं है कि सर क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट, रिसीवेबल करंट एसेट, कैश करंट एसेट, अभी हम आगे जाके बोलेंगे। बेसिकली वो जो डेफिनेशन है ना, उससे एग्जांपल्स निकल रही है। और बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि यहां रखी है मैंने डेफिनेशन और यहां दे रहा हूं उसकी एग्जांपल। तो मुझे बताइए रिसीवेबल क्या है? एसेट। क्यों एसेट? क्योंकि सर वो 2 हफ्ते में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बोला क्यों बोलते हो करंट एसेट? क्योंकि सर करंट एसेट की डेफिनेशन ही क्या है? एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। और सर उस रिसीवेबल का ताल्लुक पता है किससे था? क्योंकि हमने माल खरीदा था या माल बनाया था, किस लिए? बोलो, बेचने के लिए। और पार्टी को हमने 2 हफ्ते के उधार भी बेचा है, तो इसका मतलब 2 हफ्तों में हमने क्या करना है? उस पैसे की वसूली करनी है। तो सर वो जो वसूली करनी है ये मेरा पैसा है भाई, अगर नहीं दोगे मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। क्योंकि जब मैंने आपको बेचा था तो आपके और मेरे दरमियान एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था। ये क्या है? बोलिए, इनवॉइस। इस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आपने मुझसे क्या करनी है? बोलिए, वसूली करनी है। और मैंने इस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आपको क्या करना है? बोलिए, अदायगी करनी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है बता ये रहा है कि आपने इतने की वसूली करनी है, ठीक है जी। क्योंकि इस अमाउंट को रिसीव करने में आपका हक है या नहीं है? बोले, है। तो इसका मतलब अगर आपका हक है तो वो आपका क्या है? बोलिए, एसेट है। और वो कौन सा एसेट है? करंट एसेट है। तो सुनो, करंट एसेट की डेफिनेशन के अंदर बातें आ रही है 3-4। हमने पहली बात क्या डिस्कस की? एसेट दैट कैन बी सोल्ड विद इन 12 मंथ्स। एसेट दैट कैन बी, अभी दूसरी बात क्या हो रही है? कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। एग्जांपल बोलो, रिसीवेबल। तीसरी एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंस। क्या हमने एग्जांपल दी? बोलो, प्रीपेड एक्सपेंस। सर ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस एग्जांपल नोट डाउन कर ले, फिर समझते हैं बात को। बिल्कुल डिस्कस करेंगे। 2-4 साल का होगा तो क्या होगा? चीजें इसमें बहुत सारी आनी है। सर अभी तो आपने बोला कि 2 हफ्ते में रिसीव करना है। अगर हमने किसी को उधार ही दिया वो 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसका क्या होगा? रिसीव करना है ना। सुनो, है तो एसेट 12 महीनों के अंदर करंट। सर 13वें महीने में करना है, वो फिर यहां शिफ्ट होगा। ठीक, जो मोटे मोटे अल्फाज हैं यहां पे क्या है? विदिन 12 एक अहम टर्म है। मेनली ट्रेडिंग एक अहम टर्म है। समझ आ रही है वाली बात? मेनली ट्रेडिंग एक अहम टर्म है। अब सुनो, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस, आपने एक जगह ली है कारोबार करने के लिए और 12 महीनों का जो किराया बनता है, 1 महीने का 10,000, 12 महीनों का कितना बन गया? 1,20,000। मैं था उस जगह का लैंडलॉर्ड, सही है जी। मैंने आपको जगह दी है, वो किस पे? बोलिए, किराया। आपने कारोबार शुरू किया, मेरी जगह थी, 1 महीने का किराया कितना दे पाया? बोलो, 10,000, सही है जी। मैंने शराइत क्या रखी कि आपने मुझे 6 महीनों का किराया एडवांस में देना। आपने मुझे 6 महीनों का किराया किस में देना है? बोलिए, एडवांस। आपके पास से वो पैसा चले गया या जाएगा? आपके पास से वो पैसा चले गया या जाएगा? सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइन हो गया, तो इसका मतलब आपके पास से वो पैसा चले गया। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? क्या ये वाली बात समझ आ रही है? कितना गया आपके पास 6 महीनों का? बोला कितना बना? 60,000। कितना बन गया? 60,000। पैसा कितना गया? 60। कितना पैसा गया? 60। अच्छा जी, 1 जनवरी को ये मुआहिदा हुआ है, सही है जी। तो 1 जनवरी को आपके पास से कितना पैसा गया? बोलो, 60,000। जनवरी गुजर गया,
सही है जी। आपने कितने महीनों का जो खर्चा था वो एडवांस में दिया, बोलो 6 महीनों। आपने कितने महीनों का खर्चा जो था वो एडवांस में दिया, बोले 6 महीनों। कितना? 60,000। जनवरी गुजर गया, अब मुझे बताओ, सोचना, फिर जवाब देना, खर्चा कितना हुआ जनवरी गुजरने के बाद? 60 हुआ या 10 हुआ? 1 महीने गुजरने के बाद 10,000। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ना, आप देखो कुछ लोग जो नोटी होंगे वो यहाँ पे आ रहे हो, सही है। आप मुझे बताइए, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ ना, आप भूल जाए फजूल चीजें। मैं बोल रहा हूँ भाई 60,000 तू किराया देगा एडवांस में, तो बात कर। आपने बोला हाँ यार डन है, बस सही है नहीं। आपके पास है 60,000 का, मेरे पास है। आप बताओ डे 1 पे जनवरी गुजर गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, दोस्त आके पूछा था खर्चा कितना हुआ तेरा? जनवरी का खर्चा कितना हुआ? 10,000 हुआ या 60,000 हुआ? आप लोग का क्या ख्याल है भाई, ऑनलाइन वाले भाइयों? अच्छा सुने सुने सुने, आपने जनवरी में कुछ बनाया, कुछ खरीदा और बेचा, सही है। आपने जनवरी के महीने में कुछ कारोबार किया, सही है, और आपने तकरीबन सेल की है 2 लाख रुपए की जनवरी के महीने। जनवरी के महीने में कितने की सेल की बोलिए? 2 लाख रुपए। तो जनवरी के महीने में जब आपने सेल की 2 लाख रुपए की, तो इसका मतलब आपने बिजली भी दिया होगा, कैश भी दिया होगा, बंदे रखे हुए उनको तनख्वाहें भी दी होंगी, सही है। अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, आपने किराए भी दिए, किराए दिए, कितना किराया दिए? 60। कितना किराया दिए? 60। लेकिन 60 जो है वो कितने मंथ का है? 6। जनवरी का खर्चा कितना है? 10। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? जनवरी का खर्चा कितना है बोलो? 10। तो सर जनवरी के एंड में मैं देख रहा हूं कि 60 में से कितना कंज्यूम हो गया, बोलो 10,000, जो कि जनवरी के महीने का किराया था। जनवरी के मंथ के एंड में आप क्या देख रहे हो कि अभी भी 50,000 आपने किसमें दिया हुआ है, बोलो एडवांस में। तो जब तक फरवरी आएगा नहीं, गुजरेगा नहीं, मार्च आएगा नहीं, गुजरेगा नहीं, अप्रैल मई जून आएगा नहीं, गुजरेगा नहीं, आप किस डेट पे खड़े हो, बोलो 31 जनवरी को। तो जब तक फेब नहीं आ जाता, मार्च नहीं आ जाता, अप्रैल नहीं आ जाता, मई नहीं आ जाता, जून नहीं आ जाता, जब तक वो मंथ आ नहीं जाता, सही है नहीं, उस वक्त तक वो चीज कंज्यूम नहीं हुई, उस वक्त तक वो चीज कंज्यूम नहीं हुई। सर फरवरी आ गया, गुजर गया, अब बताओ कि दिया था कितना? 60। कंज्यूम कितने मंथ का हो गया? 2 महीनों का। कितना बना? 20। तो फरवरी के एंड में आप क्या देख रहे हो? अभी भी कितने महीनों का दिया हुआ है? 40,000। कितने मंथ का है? 4 महीनों का। कौन से? मार्च, अप्रैल, मई, जून। मार्च के एंड में आ गया, अब बताओ कितने मंथ्स का कंज्यूम हो गया? 3 महीनों का। कितने मंथ्स का कंज्यूम नहीं हुआ? इसी तरह से अप्रैल आ गया, आप बताएं कितने मंथ्स का कंज्यूम हो गया? 4 महीनों का। कितने मंथ्स का कंज्यूम नहीं हुआ? 2 महीनों। तो आप मुझे बताओ, अगर आप अप्रैल के एंड में खड़े हुए हो, सही है जी, तो ये जो 2 महीनों का जो रह गया है, जो आपने एडवांस में दिया हुआ है, क्या ये 12 महीनों के अंदर अंदर अप्रैल के एंड पे खड़े हो तो क्या नजर आ रहा है? अप्रैल के बाद क्या नजर आ रहा है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो दिसंबर है ये तो सर 12 महीनों के अंदर ही अंदर आ रहा है ना। इसका मतलब वो जो मैंने मई और जून का किराया दिया हुआ एडवांस में, क्या ये 12 महीनों के अंदर? मैं खड़ा हुआ किस डेट पे हूं? बोलिए, अप्रैल के एंड में खड़ा हूं, अप्रैल के एंड में खड़ा हूं। तो आप मुझे बताएं अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा? मई से लेके अगले 12 महीने कहां कंप्लीट हो रहे होंगे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 12 महीने यहां पे जाकर कंप्लीट होंगे ना। अब यहां पे क्या लिखी हुई बात? एसिड दैट कैन बी यूज्ड कंज्यूम विद इन 12 मंथ्स इज आल्सो नोन एज व्हाट? करंट एसेट। तो सर ये प्रीपेड एक्सपेंस है क्या? आसान जबान में उर्दू तर्जुमा, वो खर्चा जो हुआ नहीं है लेकिन उसकी अदायगी हम लोगों ने एडवांस में कर दी है। तो जब वो कंज्यूम हो जाएगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा? जब वो कंज्यूम हो जाएगा, जैसे जनवरी का कंज्यूम हो गया तो जनवरी का खर्चा हो गया, फेब में कंज्यूम हो गया तो फेब का खर्चा हो गया, मार्च में कंज्यूम हो गया तो मार्च का खर्चा हो गया। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो जब तक वो कंज्यूम नहीं होगा वो क्या है बोलो? एसेट
और कौन सा एसिड? करंट। और जैसे ही वो कंज्यूम हो जाएगा तो सुनो, एसिड खत्म हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? खर्चा बढ़ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? इसका मतलब एसिड ने, आज तो एसिड की शक्ल है, लेकिन कल ये एसिड खत्म होगा और खत्म होके किसकी शक्ल इख्तियार करेगा? किसकी शक्ल इख्तियार करेगा मेरे भाई? किसकी शक्ल इख्तियार करेगा? किसकी शक्ल इख्तियार करेगा? इसका मतलब डे वन पे तो वो एसिड है हमारे पास, लेकिन उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने खत्म हो जाना है और कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेनी है? बोलिए, एक्सपेंस की शक्ल इख्तियार कर लेनी। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो बताइए जल्दी से करंट एसिड की डेफिनेशन। Acid that can be sold. Example: acid that can be sold within 12 months. Stock. वो स्टॉक जो बिक गया या बचा हुआ है? जो बचा हुआ है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। एक बात। Definition linking with the example. Second, acid that can be converted into cash within 12 months. Receivable. सर रिसीवर को करंट एसिड क्यों बोला? क्योंकि ये आज कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा 12 महीनों के अंदर अंदर, चाहे वो 2 हफ्ते हो, 3 हफ्ते हो, 4 हफ्ते हो, 12 महीनों के अंदर अगर बात आ रही है तो उसका मतलब वो कौन सा एसिड है? बोलिए, करंट एसिड। और वो चीज एसिड है उस वक्त तक जब तक वो कंज्यूम ना हो जाए। जैसे कि अभी हमने बात की ना कि हमने रेंट दे दिया था कितने महीनों का? 6 महीनों का। किसमें? एडवांस में। आपने फोन में कार्ड डाला, सुपर कार्ड की बात नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल कार्ड की बात कर रहा हूं, 1000 रुपए का कार्ड डाला। आप मुझे बताएं, महीने के एंड में जब आप बैलेंस चेक करते हैं तो 1000 रुपए के बजाय बैलेंस आ रहा है उसमें 600 रुपए का। तो आप मुझे बताओ जनवरी के महीने में खर्चा कितना हुआ? 1000 रुपए का कार्ड डाला आपने, महीने के एंड में जब बैलेंस चेक किया तो कितना आ रहा था बैलेंस? 600। तो खर्चा कितना हो? 400। तो यार ये जो 600 का बैलेंस आ रहा है, ये तुम्हारा खर्चा है या तुम्हारा एसेट है? एसेट। फरवरी के महीने में तुमने इस्तेमाल किया, बैलेंस चेक किया, 200 रुपए आ रहा है। तब आप मुझे बताओ 1000 का कार्ड डाला था, 2 महीने गुजरे, बैलेंस चेक किया, 200 रुपए आ रहा है। तो आप मुझे बताओ 2 महीनों का खर्चा कितना हो गया? 800। तो यार ये 200 क्यों नहीं हुआ खर्चा? ये भी तो तुम पे कर चुके हो। सर जब तक मैं कंज्यूम नहीं करूंगा उस वक्त तक ये मेरा क्या है? बोलिए, एसिड है। लेकिन इसकी भी वैलिडिटी है कितने महीनों के अंदर? 12 महीनों के अंदर। और जहां 12 महीने गुजर गए, 200 का बैलेंस इस्तेमाल नहीं हुआ, तो खुद ब खुद ये जो बैलेंस आ रहा था 200 का, वो क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। सही है जी। और जब वो एक्सपायर हो जाएगा, उसकी मैथ पूरी हो जाएगी, तो उसका मतलब खर्चा 200 का जो है वो हो जाएगा। कब? वक्त गुजरने के बाद। इस्तेमाल कर लेता हूं तो वो खर्चा हो जाएगा, इस्तेमाल नहीं करता तो उसका मतलब वो क्या हो जाएगा? मेरा खुद ब खुद टेन्योर एंड हो जाएगा और वो खुद एक्सपायर हो जाएगा। जी बेटा। सर जितना रिचार्ज करते हो उसका अगर फुल रिचार्ज खत्म हो जाए, जितना वो कंज्यूम हो जाता है, अगर उसकी एक्सपायरी बेशक नहीं है तो वो फिर भी हमारे एसेट क्यों होगा? दोबारा से बोलिए एग्जाम्पल, एक मिनट सुनिएगा बेटा प्लीज। हमने रिचार्ज करवाया 500 का, अब वो पड़ा है, कभी कभी वो खुद ब खुद भी खत्म होना शुरू हो जाता है, उसमें से कुछ पैसे खत्म हो गए, जैसे 100 200 उसमें से माइनस हो यार बेसिकली उसमें मैं समझ गया, ये हर दुखी बंदे का एक सवाल होता है। कहीं ना कहीं आपने किसी पैकेज को सब्सक्राइब किया हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपकी कोई कॉलर ट्यून लग गई होगी, उसके पैसे कहीं ना कहीं कट रहे होंगे, और फिर जब फोन करके पूछते हैं तो बोलेंगे सर देखिए आपने सब्सक्राइब किया था, आपने 1 का बटन दबा दिया, 2 का दबा दिया था और ये फला चार्जेस लगे। ये सारी होती है ड्रामेबाजी हो रही होती है बेसिकली आपके बैलेंस को कंज्यूम करने। सर्विस चार्जेस मतलब वो 10 तरह के नाम दे देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस कंज्यूम हो रहा हो। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद मैं सिर्फ करंट एसिड को मेरे ख्याल से आज डील करूंगा, बाकी नॉन करंट पे हम कल बात कर लेंगे। इतना भी ज्यादा आपको पकाना नहीं है। देखो एक बात बता दूं, बोल यहाँ पे मैं रहा हूं, सही है नहीं? आपको आइडिया हो गया होगा कि यार यहाँ पे मेरे एंड पे अच्छी खासी एफर्ट लगनी है और थ्रू आउट लगनी। फायदा आपने हासिल करना है अगर करना चाहते हो, नहीं करना चाहते तो यार मैं जितना भी खून पसीना एक कर दूं, फायदा अगर नहीं आप लेना चाहते तो आपको फायदा नहीं होगा। यहाँ पे देखो मैं करके आ रहा हूँ, वो बच्चे तो ऑलरेडी जानते होंगे, रिसीवेबल करंट एसिड है, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसिड है, प्रीपेड करंट एसिड है। मैं बोलता हूँ यार जानी ये तो बता, तूने बोल तो दिया ये करंट है करंट है करंट है, क्यों है? यार सर ने बोला। सबसे आसान जवाब, सर ने क्यों बोला था? यार सर ने बोला था जो है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, रिसीवेबल करंट एसिड। ठीक, एक ये जवाब। दूसरा जो जवाब है, यार देखो मैंने क्लोजिंग स्टॉक को करंट एसिड क्यों बोला, आओ जरा डेफिनेशन। ये ली डेफिनेशन, ये मारी, चुप हो गया था। रिसीवेबल करंट एसिड है, यहां से डेफिनेशन का उठाया, वो बताया, बंदा खामोश।
प्रीपेड एक्सपेंस क्यों करंट एसेट है, यहां से उठाई बात और वो बात कर। आई होप सो आप लोग को लिंक समझ आ रहा होगा, राधे देना बोलो कि भाई सर ने बोला था ये तो एसेट हो। जिन लोगों ने शायद पहले कुछ पढ़ा हो सकता है कहीं ना कहीं आपको डिक्टेट भाई ये टक 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 बता दिए ये सारे हमारे करंट एसेट है और यही होते हैं करंट एसेट। मैं यहाँ पे सिर्फ क्या चीज बता रहा हूं कि भाई ये क्या बोलता है, अच्छा ये जो डेफिनेशन है नोबडी कैन चैलेंज दिस, ये तो अपनी जगह फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसी डेफिनेशन को उठा रहा हूं और यहाँ पे क्या लिंक कर रहा हूं एग्जांपल्स। एक और बात, कैश स्लैश बैंक, चाहिए कैश स्लैश बैंक, आगे एक चेक क्लास जाता है कैश और बैंक में करंट एसेट क्यों बोलते हैं, कोई आइडिया? अगर यहाँ पे कॉमर्स वाले बैठे हुए कोई जिनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज हो। सर बैंक का मतलब चेक होता है, तो चेक भी कंज्यूमेबल होता है विद इन 12 मंथ्स और कैश को आप यूज कर नहीं सकते विद इन 12 मंथ्स। मैं इसकी सिंपल सी बात करूं, करंट एसेट की डेफिनेशन बताओ, एसेट दैट कैन बी, बोलो। एक बात पता है क्या है, तीन बातें आ रही हैं, 1 2 3 4 लाइन में तीन बातें जिसको बेचा जा सकता हो कितने टाइम में, 12 महीने। एक बात, मैं नहीं कहता भाई ये फॉर्मल डेफिनेशन है, ये हल्की डेफिनेशन नहीं है कि यार वो ऐसे इसका फायदा मैं 12 महीनों में हूं, मैं भी ये बात बोल के एकदम भागता था। मेरे भाई जरा बात सुनिएगा, मैंने यहाँ पे खुद एक कहते हैं कि गड्ढा खोदा है और मैं खुद यहां से बाहर निकली। मेरे लिए आसान तरीन बात क्या थी, वो एसेट जिससे फायदा आपको 12 महीनों में होता है उसको बोलते हैं करंट एसेट। बात ये भी सही है, ठीक, बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यहाँ पे बेसिकली हर चीज को उस एंगल से देखना है जो सीए के लेवल के हिसाब से। अब देखें करंट एसेट क्या है, एसेट दैट कैन बी सोल्ड, पहली बात। दूसरी बात यूज कंज्यूम, तीसरी बात कन्वर्ट। ये तीन बातें हो गई विद इन 12 मंथ्स, खत्म बात। मैं जा रहा हूँ सर बेहतरीन वीआईपी, मैंने बोला एक मिनट रुको, अच्छा ये जो तुम बात कर रहे हो ना ऐसे, इनका ताल्लुक मेनली ट्रेडिंग से, अब भागो जाओ, समझ आ रही है बात? क्या बात बोली, जिसको हम बेच सकते हैं, जिसको हम यूज कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर लें, कितने टाइम में? मैं भाग रहा था, आपने बोला एक मिनट रुके, सही है जी। और इनका ताल्लुक जो है ना, जितनी मैंने बात की, इनका ताल्लुक खाली ट्रेडिंग से नहीं है, मेनली इनका ताल्लुक किससे है बोलिए, ट्रेडिंग से। अब सुनो इसकी बात की वजाहत, आप लोग ने माल खरीदा, माल को माल क्यों बोलते हैं, खरीदते हैं या बनाते हैं किस लिए बोलिए, बेचने के लिए। आपने मुझे 2 हफ्ते के उधार पे माल बेचा, तो इसका मतलब आपने रिकवरी कितने टाइम में करनी है, 2 हफ्ते के अंदर। आपके पास कोई पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, आपने वो मुझे बेच दिया। फर्नीचर जो आपने खरीदा था ना, वो इस्तेमाल के लिए खरीदा था, ऑफिस के, बेचने के लिए, ठीक है जी। आपको नया फर्नीचर डालना है या आपको कोई ऑफिस पर्पस के लिए कोई नई व्हीकल खरीदनी है, आपने किसी को वो बेच दी उधार पे। वो जो व्हीकल आपने खरीदी थी, वो जो फर्नीचर आपने खरीदा था, वो किस लिए खरीदा था, बेचने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। तो एक चीज खरीदते हैं बनाते हैं बेचने के लिए, और एक चीज खरीदते हैं बनाते हैं बोलो बेचने के लिए, और दूसरी तरफ बोले किस लिए, इस्तेमाल करने के लिए। या तो आप खरीद रहे हैं बना रहे हैं किस लिए बोले, बेचने के लिए, या तो खरीद रहे हैं बना रहे हैं बोले किस लिए, डन। अच्छा आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ था, आपके पास व्हीकल पड़ी हुई थी, आपने उसको इस्तेमाल किया, 2 4 5 10 साल इस्तेमाल किया, आपने बोला यार बहुत पुराना हो गया, गाड़ी या फर्नीचर बेचते हैं, और नया फर्नीचर लेके आते हैं, बेचने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए। अब वो आपने पुराना फर्नीचर या पुरानी व्हीकल आपने किसी को उधार में बेच दिया, 2 4 5 6 महीने के उधार। तब आप मुझे बताएं 2 महीने के उधार पे आपने बेची, 4 महीने के उधार पे बेची, तो पैसा यहां भी आपने वसूली करनी नहीं करनी, लेकिन इस वसूली का ताल्लुक ट्रेडिंग से है या नॉन ट्रेडिंग से? ईमानदारी से बताओ यार, मैंने माल खरीदा, सुनो इसको यूं लेते हैं, सर हमारी नर्सरी में एक शॉप है फर्नीचर की, नर्सरी में हमारी शॉप है फर्नीचर की, आपकी शॉप है फर्नीचर की। मैं आपके पास आया, मैंने बोला सर मुझे ये वाला फर्नीचर चाहिए, आपने बोला सही है, लेकिन मैंने बोला सर मुझे उधार पे चाहिए, आपने बोला ठीक है मैं 1 हफ्ते का आपको उधार देता हूं। आपने मुझे उधार पे वो फर्नीचर बेच दिया। क्या किया आपने, उधार पे मुझे फर्नीचर बेच दिया, सही है जी। तो आपके बुक्स में रिसीवेबल आएगा या नहीं आएगा बोले, आएगा। इस रिसीवेबल का ताल्लुक
तिजारत से है या नहीं है? क्योंकि आपने वो फर्नीचर खरीदा था या बनाया था किस लिए? बेचने के लिए। अगर आपने किसी को 1 हफ्ते के उधार पे बेच दिया तो पैसा जो वसूली करनी है आपने, इस वसूली का ताल्लुक तिजारत से है या नहीं? तिजारत से, ट्रेडिंग से। क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरा सिनेरियो, आपका खुद का जो फर्नीचर, यानी कि आपकी फर्नीचर की दुकान है, आपका जो खुद का जो फर्नीचर पड़ा हुआ था, 2 साल 6 महीने आपने इस्तेमाल किया, आपने बोला यार इसको बेच रहे हैं। क्या वो जो फर्नीचर जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे थे, सही है जी, आपने वो फर्नीचर डाला था किस लिए? बेचने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए? इस्तेमाल। आपने बोला इस फर्नीचर को भी बेच दो। समझना बात, आपकी फर्नीचर की दुकान है, कुछ फर्नीचर खरीदा बनाया प्योरली किस लिए? बोलो, बेचने के लिए। बेचते हो, रिसीवेबल क्रिएट होता है, इस रिसीवेबल का ताल्लुक किससे? ट्रेडिंग से है या नहीं है? ट्रेडिंग से। दूसरा सिनेरियो, आप जिस फर्नीचर को दुकान में इस्तेमाल कर रहे हो, उसको बनाया या खरीदा इस्तेमाल करने के लिए, 6 महीने इस्तेमाल किया, आपने बोला यार इसको भी बेचो, नया फर्नीचर डाल देते हैं। तो बाबू मुझे बताओ, अगर वो फर्नीचर जो खरीदा था बेचने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए, उसको भी किसी को उधार में बेचते हैं 2 4 5 6 महीने के उधार पे, तो इस रिसीवेबल का ताल्लुक ट्रेडिंग से है या नॉन ट्रेडिंग से? नॉन ट्रेडिंग से। किससे है? नॉन ट्रेडिंग। आई होप सो आप लोगों को बात समझ आ रही है। यानी कि आपने फर्नीचर खरीदा बनाया बेचने के लिए, बेच दिया उधार पे, इस रिसीवेबल का ताल्लुक किससे? ट्रेडिंग। जो खुद का फर्नीचर था 6 महीने इस्तेमाल किया और उसको बेच दिया किसी को उधार पे, तो इसका ताल्लुक किससे? ट्रेडिंग से, नॉन ट्रेडिंग से? नॉन ट्रेडिंग से। लेकिन इन दोनों सूरत हाल में जो अमाउंट रिकवर हो जाना है, कैश में कन्वर्ट हो जाना है, कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाना है? बोलो, 12 महीनों के अंदर। तो इसका मतलब ये वाला रिसीवेबल जो माल बेच के था और वो वाला रिसीवेबल जो फर्नीचर बेच के है, दोनों की रिकवरी कितने टाइम में होनी है? 12 महीनों के अंदर होनी है। तो सुनो, यहाँ पे हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है, यहाँ पे हेल्ड के साथ क्या वर्ड लिखा है? बोलो, नहीं। तो इसका मतलब वो रिसीवेबल जिसका रिकवर हम लोग कर लेंगे कितने टाइम में? बोले 12 महीनों के अंदर अंदर। तो उसका ताल्लुक किससे होगा? बोलिए, करंट एसेट से होगा। क्या ये वाली बात कुछ समझ आ गई? कितना टाइम हो गया अभी मेरी क्लास का? बस ये लास्ट में बात बता दूं, कैश और बैंक, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। सही है? आहिस्ता आहिस्ता आप लोग का लेवल बर्दाश्त का बढ़ाएंगे ना, एकदम नहीं कर सकते। कैश बैंक, आपने कारोबार शुरू किया और 10 लाख से आपने कारोबार शुरू किया। सही है? कितने से कारोबार शुरू किया? 10। बस ये लास्ट है, लास्ट। सही है? ये लास्ट है। क्या आपसे अगर कोई भी पूछता है करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, जवाब दे सकते हो? ये मत बोलना सर ने बोला। सही है? यू हैव टू लिंक द एग्जांपल्स विद द डेफिनेशन, बिकॉज these are the examples and this is the justification for this example. Done? Why cash and bank is current asset? सर एसेट तो बोलेंगे क्यों? वो भाई रिसोर्स है, उस पर मेरा कंट्रोल है और उसको मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा हटो बचो तरीके से कि मुझे फ्यूचर में से क्या हासिल होंगे? बोले फायदे। ठीक, एसेट तो है। करंट एसेट क्यों है, नॉन करंट क्यों नहीं है? सर नॉन करंट में बात ही नहीं की अभी हमने। जो करंट नहीं है ना, वो कौन सा एसेट है? बोले नॉन करंट। सर ये करंट एसेट है तो क्यों है? आपने कारोबार शुरू किया 10 लाख से, कितने से? बोले 10 लाख। उसमें से आपने 8 लाख जो थे, आपने कहा ये इस्तेमाल होंगे कारोबारी पर्पस के लिए, हम खरीदारी करेंगे, ठीक, वगैरह वगैरह, खर्चे पे करेंगे। कितने से? बोलो 8 लाख। What about 200,000? 2 लाख का क्या किया आपने? क्या किया? कारोबार में इंजेक्ट कितने किए थे पैसे? बोलो 10 लाख। उसमें से 8 लाख आपने बोला ये इस्तेमाल होंगे हमारी किस पर्पस के लिए? ट्रेडिंग के लिए। और वो जो 2 लाख है उसको हम लोग 5 साल के लिए एक फिक्स जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। उस 2 लाख के अमाउंट को हम लोग 5 साल के लिए कहीं क्या कर रहे हैं? बोलिए इन्वेस्ट। पैसा किसका है? हमारा। और कारोबार किसका है? हमारा। तो इसका मतलब कारोबार में तुमने लगाया कितना था? जल्दी बताओ। 10 लाख। उस 10 लाख जो कारोबार में आ गया, कारोबारी पर्पस के लिए कितना इस्तेमाल होगा? 8 लाख। तो 10 लाख में से 8 लाख भी किसका पैसा है? कारोबार का। और 10 लाख में से 2 लाख भी किसका पैसा है? कारोबार का। बात समझ आ रही है? तो वो जो 2 लाख हम लोगों ने 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, जिसपे हमें वक्तन फवक्तन रिटर्न इंटरेस्ट की सूरत में मिलेगा, वो 2 लाख है किसका?
कारोबार का। वो 8 लाख है किसका, बोले, कारोबार का। तो 8 लाख जो है वो इस्तेमाल किस पर्पस के लिए हो रहा है, बोलो, ट्रेडिंग। और वो जो 2 लाख है वो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किसका पैसा, कारोबार का। तो इसका मतलब वो जो हमने इन्वेस्टमेंट की है 2, 4, 5, 10 साल के लिए, वो हमारा लिए 2 लाख हमारा एसेट है या नहीं, बोले है। लेकिन वो कौन सा एसेट है, नॉन। आई होप सो आप लोग को ये वाली बात काफी हद तक समझ आ गई होगी। हम लोग अपने कल जो डिस्कशन शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, या इसको एक काम करते हैं, छोटा सा मैं सिर्फ नोट करा देता हूँ, या कल ही कर लेंगे, कल कर लेंगे इसके। अब जो हमारा डिस्कशन होगा ना वो फौरन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास जरूर समझ आ गई होगी, और फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।